हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। इस विषय की मैराथन क्लास, यानी कि सभी इकाइयों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है इस एक ही वीडियो में लेकर हम आपके लेकर आए हैं। यानी कि इस एक क्लास में आप सभी इकाइयों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समझ पाएंगे। ये प्रश्न उत्तर आने वाली डेट की परीक्षा के लिए संभावित है, मोस्ट है, यही आपको इनमें से ही पूछा जाएगा। और इसके पहले पूर्व डेट की परीक्षाओं में भी यही क्वेश्चन, इनमें से ही कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पीवाईक्यू। ठीक है, तो इनको अगर कर लिया तो 101% आपकी एग्जाम क्वालिफाई होनी ही होनी है। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो फटाफट पहले सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, और लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके जो दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड जिनका भी पेपर है भाई, जो भी डेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी भी परीक्षा है इस विषय की, उन तक ये लिंक भी शेयर कर दो, उनको भी क्लास में जुड़ने बोलो। अभी के अभी सभी लोग क्लास में जुड़े। ठीक है, तो क्लास अभी प्रीमियर हम कर रहे हैं। इस क्लास में पूरी सभी इकाइयां, जितनी भी इकाइयां हैं समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा की, उन सभी इकाइयों को इसमें डाला गया है। सारी इकाइयों को एक साथ ही मैराथन क्लास कर लेंगे। यानी इसके बाद इस विषय को, इस वीडियो को, लेक्चर को देखकर, इस मैराथन क्लास को आप देखकर जैसे आप अपना पेपर देने जाएंगे, पूरी फुल तैयारी हो जाएगी। जी हाँ, तो और इसके नोट्स भी हमने अपने कोर्स में अपलोड कर रखे हैं। नोट्स भी इसके अपलोड हो चुके हैं डिटेल वाले। ठीक है, तो भी आप देख सकते हैं। और इसे पीडीएफ ये जो है, जिसके आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, इसको डिटेल में आराम से पढ़ना हो तो ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे कोर्स के अंदर। ठीक है, कोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स वगैरह देखा जा सकता है, परचेस किया जा सकता है। चलिए, तो चलिए शुरू करेंगे समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, जिसकी मैराथन क्लास। फिर से कहूंगा भाई, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखो, क्योंकि जैसे ही हर दिन पेपर होगा, हर दिन उसके पहले जैसे आप पेपर देकर आओगे, उस तुरंत उसी दोपहर में जो है उसकी ये जो वीडियो है ये प्रीमियर किया जाएगा। वीडियो मैराथन क्लास जो है चालू की जाएगी हर दिन। ठीक है, तो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। और हाँ, एक और बात बताना चाहूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल की लिंक है, जहां हम एमपीटीटी वर्ग 3 की, सीटेट की, इसकी फुल तैयारी कराएंगे। तो उसको भी आप क्या करो, जाके सब्सक्राइब कर दो। उस चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब कर दो जाके, एमपीटीटी वर्ग 3 वाला जो चैनल है हमारा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक है, वो भी कर दो। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा की पांचों इकाइयों की। तो सबसे पहले इसकी पहली इकाई से हम शुरू करेंगे, प्रथम इकाई, जिसका नाम है राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। जी हाँ, ये जो फर्स्ट इकाई है, पहली इकाई है, जिसका नाम है राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि इस पूरी इकाई पर, इस यूनिट 1 पर टोटल जो मार्क्स अलॉटेड है ना, वो 15। जी हाँ, 15 मार्क्स की इकाई है, यानी 15 अंक मिल जाएंगे इस एक इकाई को पढ़कर। ठीक है, इसके जितने प्रश्न तो देखेंगे, इस पर 15 अंक आवंटित रहते हैं, यानी 15 के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव वगैरह, वस्तुनिष्ठ वगैरह सब पूछता है। वस्तुनिष्ठ का ऑलरेडी वीडियो लेक्चर जो है हम वो भी ला चुके हैं, वो आपने अगर नहीं देखी है तो देख लेना। ठीक है, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वो वीडियो भी जस्ट ये क्लास खत्म होने के बाद वो वीडियो भी प्रीमियर कर दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जस्ट क्लास हुई तो हो जाएगा, हमने अपलोड भी कर दी, देख लेना। ठीक, तो राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा पहली इकाई, जो अंक आवंटित है 15। तो चलिए इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला यहां पर देखिए प्रश्न। अब राज्य राजनीति और भारतीय शिक्षा, तो राज्य के बारे में, पॉलिटिक्स, राजनीति यानी नियम कानून के बारे में, और संस्था है ना भारतीय शिक्षा, उसके बारे में भी, तो यही सब जुड़े हुए सवाल रहेंगे। तो पहला सवाल है, राज्य शिक्षा संस्थान के कोई 2 कार्य लिखिए। ठीक है, राज्य शिक्षा संस्थान यानी स्टेट लेवल पे राज्य के जो शिक्षण संस्थान होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल है, बिहार का क्या होगा, बीपीएससी, बिहार बोर्ड जो भी होगा, है ना। तो वैसे ही जो भी है, जो संस्था होती है शिक्षा कार्य, उसका कार्य क्या होता है, उसका काम क्या होता है ना। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं किसी भी राज्य के, स्टेट के, उनका कार्य क्या है। तो यहां पर 2 कार्य पूछा है। तो जब भी आपको उत्तर लिखना हो ना, पहले बता दूं, सीधा उत्तर मत लिख दो कि कार्य नंबर 1, कार्य नंबर 2, ऐसा नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा मत लिखो। आप पहले उसको एक दो लाइन की थ्योरी बना। जैसे यहां पर क्या लिखा है, राज्य शिक्षा संस्थान के कई कार्य होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसा पहले थ्योरी लिखो 2 लाइन की, है ना, 1.5-2 लाइन की। फिर डैश देके पॉइंट नंबर 1 कि वरिष्ठ अधिकारियों की समय समय पर सेमिनार अथवा सभा का आयोजन करना, यानी जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे, जो सीनियर अधिकारी होंगे, समय समय पर, जो भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे, उनका समय समय पर क्या करना, मीटिंग लेना, सेमिनार लेना, उनको गाइड करना, मार्गदर्शन करना कि ऐसे शिक्षा को सुधारो, ऐसे शिक्षा व्यवस्था सुधारो, स्कूलों में निरीक्षण करो, है ना, या फिर कॉलेजेस में निरीक्षण करो, इंस्पेक्शन करो, बढ़िया से पढ़ाई हो रही कि नहीं, सब सुधार है कि नहीं, जो भी नियम कानून मंडल से आते हैं उसको फॉलो करो। ये सब इस तरह का सेमिनार वगैरह होता है। ठीक है, तो वरिष्ठ अधिकारियों का काम होता है कि जो भी राज्य शिक्षा संस्थान होते हैं, उनका काम है कि वरिष्ठ अधिकारियों को समय समय पर उनका सेमिनार आयोजित करना, है ना, उनका मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट, पी, शिक्षकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था
करना, यानी जो टीचर्स रहेंगे ना, जो शिक्षक होंगे आपके राज्य में, उन सभी टीचर्स के लिए सिलेबस, उनके लिए पत्राचार, उनके लिए भाई नोटिफिकेशन, उनके लिए सूचना, ये सब जारी करना, दिशा निर्देश देना, ठीक है, बातचीत की व्यवस्था करना कि टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दे सके कि ऐसे पढ़ाना है, वैसे पढ़ाना है, सरकार ऐसी चाहती है तो हमें इस तरह का भी सिलेबस पढ़ाना है, ये सब ध्यान रखना है। तो ये सब काम होते हैं किसी भी राज्य शिक्षा संस्थान के। क्लियर, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया तो एक थम्स अप जरूर दो भाई, समझ में आ रहा है? जिनको भी समझ में आता है जो चैट में है आप थम्स अप जरूर दे दिया करो, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न क्रमांक 2, ठीक। पहले बता दूं कि बीच बीच में जो सवाल पूछे जाएंगे सवाल मैं ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं वो पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो सभी पढ़ने आए और बीच में पढ़ाई रोक के, क्योंकि समय है नहीं, अभी जस्ट डायरेक्ट एग्जाम ही देनी है आपको, तो अभी सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, ठीक है। आपके जो भी कमेंट्स होते हैं ना वो कमेंट में कर दो, फिर जैसे समय मिलेगा उसके लिए अलग से सेशन कर लेंगे, या फिर मैं वीडियो बना के या फिर कोई पोस्ट में कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात करें दूसरा प्रश्न, शिक्षा आयोग किसे कहते हैं, है ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है, शिक्षा आयोग क्या है, उसकी बात करें तो शिक्षा आयोग है क्या। तो देखो 14 जुलाई 1964, तारीख याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन परीक्षाओं में जो कोई भी फैक्ट डेट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में भारत सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी, यानी एक अपॉइंट किया गया था, एक आयोग है ना, एक आयोग नियुक्त किया गया था 14 जुलाई 1964 को भारत की सरकार ने, ठीक है, कि जिसे शिक्षा, उसे ही शिक्षा आयोग कहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक संस्था बनाई, इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, एक आयोग बनाया 14 जुलाई 1964 को, जिसे क्या बोला गया, शिक्षा आयोग बोला गया, ठीक। अब ये क्या करता है, तो इसमें और चीजें आप ऐड कर सकते हो ना, और भी चीजें, आप जरूरी नहीं कि 2 नंबर के लिए पूछे, 3 नंबर के लिए पूछ दिया तो ये सवाल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे लोग जो सीरीज से प्रश्न रट कर जाते हैं कि मान लो, जैसे मान लो ये प्रश्न मान लेते हैं कि सीरीज का है, ठीक है, शिक्षा आयोग किसे कहते हैं, आप ही 2 लाइन पढ़ कर गए, और परीक्षा में क्या पूछ दिया, शिक्षा आयोग के कार्य बतलाइए। अब आप फंस गए। तो कोई भी नोट से, कोई भी ऐसी सीरीज से, किताब से पढ़ लेने से ना कुछ नहीं होता, याद रखिए, उससे पूरे पूरे नंबर नहीं मिलते, है ना। उसमें भाई अगर मान लो 4 तरह के सवाल दिए हैं और 5वें तरह से पूछ दिया तब क्या करोगे, 5 तरह के सवाल दिए 6वें तरह से पूछ दिया तब क्या करोगे। इसीलिए नोट्स के भरोसे, सीरीज के भरोसे सिर्फ नहीं रह सकते, वीडियो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हैंड रिटन नोट्स या डिटेल में बनाए गए टॉपिक वाइज नोट्स, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो मार्केट में बहुत सीरीज पड़ी रहेंगी, ठीक है, हर कोई क्यों नहीं ढंग से पढ़ लेता, है ना, इसलिए ध्यान रखना है। तो अब शिक्षा आयोग किसे कहते हैं, शिक्षा आयोग का कार्य क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना। अब कार्य भी लिखना है नीचे, तो हम लिख देंगे शिक्षा आयोग के कुछ प्रमुख कार्य। वैसे शिक्षा आयोग के कई कार्य होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसे लिख दो, फिर डैश देके नंबर 1, शिक्षा आयोग जो है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखता है, ठीक है। शिक्षा आयोग जो है परीक्षाओं का आयोजन करता है, शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक नियम कानून का भी वो व्यवस्था करता है, और क्या, समय पर परीक्षा आयोजित करना, रिजल्ट घोषित करना, पाठ्यक्रम, सिलेबस, करिकुलम, ये सब डिसाइड करना, ये सब निर्धारित करना, ये भी शिक्षा आयोग ही करता है ना। शिक्षकों के मानक तय करना, कौन टीचर बन सकता है, कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी टीचर बनने के लिए, इन सब की व्यवस्था सब यही करते हैं, ठीक। तो ये शिक्षा आयोग के बारे में हो गया। क्या हर चीज सीरीज में मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी, इसलिए सीरीज के भरोसे नहीं बैठना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया शिक्षा आयोग किसे कहते हैं और उसके कार्य क्या है। भले ही कार्य न पूछा हो, लेकिन अगर पूछ दिया तो, है ना, इसलिए आपको हर तरह से किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला हमारा सवाल देखिए, अगला सवाल है कि भाई सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्तरीकरण कहते कैसे हैं, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण की बात करें, सामाजिक स्तरीकरण की, तो ये एक प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। कैसी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा मतलब उनका स्टेटस, ठीक है, ऐसा प्रक्रिया है। सामाजिक स्तरीकरण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तियों को उनकी प्रतिष्ठा, स्टेटस, संपत्ति, प्रॉपर्टी और पावर्स, है ना, शक्ति, इसके माध्यम, इसके आप कह सकते हो इसके बेसिस पे, इसके आधार पर, ठीक है ना, ऐसा ये ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है। यानी कि यहां पर व्यक्तियों को एक अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, उनकी शक्ति, उनकी संपत्ति, उनकी प्रतिष्ठा, स्टेटस के हिसाब से, ठीक है। इसे ही सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि आप सामाजिक स्तरीकरण जानते हो क्या है, हमारे समाज में अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये क्या है, यही है सामाजिक स्तरीकरण। यानी समाज को अलग अलग स्तर में बांट दिया। जो लोग बहुत धनवान है, बहुत पैसा है,
पावर है उनको अपर क्लास बोल दिया, जिनके पास कम पैसा है, कम पावर है, उनको मिडिल क्लास बोल दिया, जिनके पास पैसा ही नहीं है, जो बहुत कम पैसा है, बहुत प्रतिष्ठा पावर कुछ भी नहीं है उनके पास, उनको लोअर क्लास में डाल दिया, है ना। अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, यही है सामाजिक स्तरीकरण, यानी समाज को स्तरों में बांटना, भागों में बांटना, है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये है सामाजिक स्तरीकरण, समझ में आया। तो सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिकरण स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को उनकी प्रतिष्ठा, उनकी संपत्ति, उनकी शक्ति के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, अलग अलग समूहों में बांट के उनको विभाजित कर देते हैं, ठीक है। यह है सामाजिक स्तरीकरण। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न को। राज्य के अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। राज्य के कौन कौन से अनिवार्य तत्व, अनिवार्य मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, है ना, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोई भी राज्य इसके बिना बन नहीं सकता, चल नहीं सकता। अगर कोई राज्य है तो ये अति आवश्यक चीजें हैं। तो हम कैसा लिखेंगे, देखो क्या लिखा है, राज्य के अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। अब डायरेक्ट लिखना है क्या, नहीं, डायरेक्टली भाई मुंह उठा के लिखो ही मत, नहीं बहुत लोग करते हैं, कई लोग सीधा मुंह उठा के लिख देंगे, ठीक है। अब इस पे नाराज मत हो जाना कि सर बोल रहे हैं मुंह उठा के मत लिखना, कैसे बोल रहे हैं, अरे यार बोलने का तरीका है, समझो थोड़ा, है ना। अब मैं वो बुढ़े खुसड़ एकदम, जो एकदम आप कह सकते हो पुराने जमाने के एकदम जो बुजुर्ग टीचर होते हैं, वो जो बुढ़े शब्द नहीं यूज करना चाहिए, बुजुर्ग टीचर होते हैं, वैसे लाइन बाय लाइन वैसे नहीं पढ़ाऊंगा ना मैं फ्रेंडली होके, आपकी और मेरे एज में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो मेरे से भी ज्यादा एज वाले हैं जो पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि फ्रेंडली आमतौर की जो भाषा प्रयोग होती है वैसे, इसको ज्यादा अदरवाइज नहीं लेना कि अरे ये तो क्या बोल दिया सर ने, और ये तो रिस्पेक्ट ही नहीं करता। अरे यार, हम यहाँ कोई ये फॉर्मेलिटी निभाने नहीं है, ठीक है। मन में रिस्पेक्ट है ना, मन में हम इज्जत करते हैं ना, बस, बाकी ये सब फॉर्मेलिटी क्यों करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस पर। तो राज्य के अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। मैं भी टीचर, आप सब भी टीचर, ठीक है, हम सब टीचर ही तो हुए ना। तो जब आपस की बात है, दोस्त दोस्त जैसे की बात है, सेम सेम, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए वैसे ही हैं, ठीक। तो वो सम्मान वाली बातें छोड़िए, ठीक है, अभी फॉर्मेलिटी नहीं करते। तो राज्य के अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए, ऐसा पूछा, ठीक है, ऐसा सवाल पूछा। तो हम क्या लिखेंगे, राज्य के कई तत्व होते हैं, उनमें से कुछ अनिवार्य तत्व निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा बनाओ दो लाइन का थ्योरी जैसा, इससे होगा कि आपका आंसर बड़ा दिखेगा। और दूसरा, मान लो इधर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मात्राएं गलत होती हैं, या कुछ थोड़ा मान लो शब्द सीमा कम पड़ जाती है, तो वो तो आप वो दो लाइन जो लिखोगे एक्स्ट्रा, वो तो काउंट होगी ना, वो आपकी गलती को छुपा देती है। इसलिए आपको शब्द सीमा पर ध्यान रखना चाहिए और ऐसी चीजें इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ी लिखना चाहिए। तो हम लिख देंगे कि राज्य के कई तत्व होते हैं, कई तत्व होते हैं, उनमें से कुछ अनिवार्य तत्व नीचे दिए जा रहे हैं, नीचे निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1 जनसंख्या, पॉपुलेशन। नंबर 2 एक निश्चित क्षेत्र यानी एक फिक्स इलाका, ठीक है। बताओ कौन सा ऐसा राज्य है जिसका इलाका ही फिक्स नहीं है, कोई है क्या ऐसा, कभी नहीं होता। कौन सा ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या फिक्स नहीं है, भाई जनसंख्या भी फिक्स होती है, उसका इलाका भी फिक्स होता है। और क्या, एक सरकार होती है, राज्य मनमानी ऐसा कोई रूल ही नहीं कर रहा राज्य पे, किसी का सरकार ही नहीं है, कोई चुनाव ही नहीं है, ऐसा होता है क्या, नहीं भाई, कोई ना कोई उसको शासक होता है ना, उसका कोई ना कोई रूल कर रहा होता है, सरकार चला रहा होता है। और संप्रभुता, संप्रभुता मतलब उस पर स्वयं का राज चलता है ना, सोवर्जिनिटी जिसे कहते हैं, स्वयंप्रभुता यानी स्वयं के नियम कानून से चलता है वो, ऐसा नहीं कि मनमानी जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये बंधे हुए नियम कानून से चलता है। और वो नियम वही लोग डिसाइड करते हैं जिसका वो देश है, ठीक है। अब जैसे भारत पहले संप्रभु देश नहीं था, क्यों, क्योंकि भारत पे अंग्रेजों का, मुगलों का राज चलता था, उन्होंने हमें गुलाम बनाया था, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो अभी जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो संप्रभुता वाला है, सोवर्जिनिटी वाला इंडिया। क्यों, क्योंकि अब इंडिया के लोगों ने नियम बनाया और इंडिया पे ही लागू हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये चार चीजें, जनसंख्या, एक निश्चित क्षेत्र और सरकार और संप्रभुता, ये एक राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। व्हाट इज द एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, है ना, जो शिक्षा होती है उसके उद्देश्य क्या है, उसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा है, ठीक ठीक। जो भी लोग अभी डाउट वाउट पूछ रहे हैं, सवाल कमेंट में आ रहे हैं, भाई रहने दो अभी फिलहाल, है ना। अभी सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ने आए हैं, अभी मैं फिर उस पर जवाब देना स्टार्ट करूंगा, मैं देना चाहता हूं पर जवाब देना स्टार्ट करूंगा तो फिर बाकी लोग बोलेंगे सर पढ़ाना छोड़ के क्या कर रहे हैं। तो कई तरह के स्टूडेंट आते हैं ना भाई, बहुत सारे सीरियसली पढ़ने भी आते हैं, बहुत सारे फालतू टाइम पास करके सिर्फ कमेंट करने आते हैं, सर ये बताओ सर वो बताओ, पढ़ना नहीं है, तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ये अभी बहुत कम समय बचा है तो सिर्फ पढ़ लेते हैं, कमेंट जो है आप दूसरे वीडियोस में कर दीजिए। मैं पोस्ट डाल दूंगा अभी क्वेश्चन आंसर्स का, जो भी आपको सवाल जवाब पूछना है वो कम्युनिटी पोस्ट में पूछ लेना, ठीक है, वहां मैं जवाब दे दूंगा पर्सनली। चलो, तो शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, फिर से वही बनाओ पहले 1.5-2 लाइन की थ्योरी। शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए जा रहे हैं, या जिनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसा लिख दो,
ठीक है, वैसा लिखे दो और उसके बाद पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। ठीक, जो भी स्टूडेंट्स देर से जुड़े हैं उनसे बता दूं कि भाई चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद ही जुड़िए, उसके बाद ही देखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद देखना है। आपके दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड जो भी आपके साथ वाले हैं, कॉलेज का जो आपका ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा आप सबका पर्सनल, वहां जरूर वीडियो की लिंक शेयर कर दो कि क्लास चालू हो गई है, लाइव चल रही है, फटाफट जुड़ जाए सभी लोग। ठीक है, क्लास प्रीमियर हो रही है इस वक्त। ठीक, और मैंने पहले बताया कि जैसे हमारा दूसरा चैनल भी है स्टडी क्लास एमपीटेट एंड सीटेट, जहां हम एमपीटेट वर्ग 3 की, सीटेट की तैयारी कराते हैं। डेट की परीक्षा के ठीक बाद आप देखोगे 2 महीने बाद पात्रता परीक्षा भी है, और अब डायरेक्ट पात्रता परीक्षा से शिक्षक भर्ती होगी, चयन परीक्षा होगी नहीं, ये नियम भी आ गया है। ठीक है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ठीक उसके बाद जस्ट हम वहां भी, जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी लास्ट जून में 23 के आसपास, उसके बाद हम तुरंत वहां भी तैयारी शुरू कर देंगे, और भी बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं वहां पर, तैयारी आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है उस चैनल की। ठीक है, वो भी जाके सब्सक्राइब कर दो। ठीक, चलिए तो बात करें शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के। नंबर 1, शारीरिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शरीर का विकास हो। ठीक है, शिक्षा सिर्फ दिमाग के विकास के लिए नहीं होती है, याद रखिएगा, शिक्षा बहुत चीजें करती है, शरीर का भी विकास हो शिक्षा से, और क्या, व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य, यानी कि व्यक्ति यानी कि पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति का भी विकास हो, सामाजिक विकास भी हो। ठीक है, और क्या, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य, ज्ञान अर्जित करने का, ज्ञान अर्जन यानी अर्जित ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट, है ना, किसी भी व्यक्ति का चरित्र बनाना ढंग से, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य, व्यवसायिक उद्देश्य, शिक्षा व्यवसायिक उद्देश्य के लिए भी होती है, यानी जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है व्यवसाय कर सके, उससे पैसा अर्जित कर सके, देश की इकोनॉमी आर्थिक स्थिति बढ़िया बनी रहे। फिर जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए, जो लाइफ है, जो जीवन है वो पूर्ण हो जाए, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन क्या है? अधूरा है। फिर सम विकास उद्देश्य, सभी प्रकार के अन्य विकासों के लिए भी, और लोकतंत्र की सफलता के लिए भी, मानसिक विकास का उद्देश्य भी, ये जितना भी आप जानते हो ना, जितने भी टाइप के विकास होते हैं ना, वो सब छाप दो इसमें। ठीक है, जितने भी टाइप के आप विकास जानते होंगे वो सब छाप देना इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन सबको छाप दोगे, वो सारे विकास इसी के अंदर ही आते हैं। और मान लो इसमें नहीं भी दिख रहा है ना, तो इसके सब टाइप्स होंगे, वो ऐसा होगा, तो गलत मत समझना भाई, आपको जो आ रहा है ना ये डाउट मत करना, ये गलत है। जितने भी टाइप के विकास आप जानते हो सब इसमें छाप देना। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया शिक्षा के उद्देश्य। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि भाई शिक्षा के निजीकरण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा का निजीकरण यानी एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन अभी हो रहा है, यानी शिक्षा का निजीकरण जो हो रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, क्यों इतना एजुकेशन प्राइवेट होते जा रहा है, प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इतने यूट्यूब चैनल्स, आप देखोगे ये सब क्यों, सरकार क्यों नहीं पढ़ा पा रही है, ये सरकार क्यों नहीं वो क्वालिटी दे पा रही है, सरकारी चीज से हटके शिक्षा जो है आज प्राइवेटाइज क्यों हो गया इतना, उसकी बात हम करते हैं, कारण भी डिस्कस कर लेंगे। देखो इसमें ना बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, और ये परीक्षा और शिक्षा तो सरकार को देनी चाहिए, शिक्षा ये प्राइवेट वाले लूट रहे हैं। भाई साहब क्या लगता है आपको, देश की 150 करोड़ की जनसंख्या को सरकारी स्कूल अकेले संभाल लेगा? आपको लगता है सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, ये सरकारी टीचर सारे लोग मिलकर संभाल लेंगे देश की प्राइवेट शिक्षा को? लॉकडाउन लगा था ना, जब 1.5 साल 2 साल सारे स्कूल बंद थे, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट कुछ नहीं था, किसके भरोसे चलिए 1.5 साल 2 साल की शिक्षा? बताओ, अगर ये प्राइवेट टीचर्स नहीं होते, यूट्यूबर्स नहीं होते, यूट्यूब वाले टीचर नहीं होते, प्राइवेट स्कूल जो ऑनलाइन क्लास लिए बेचारे, आप कितना भी गाली दे दो उनको, कितना भी बुरा बोल दो कि लूटते हैं, पैसा लूटते हैं, ये करते हैं, पर उनके दम पर ही शिक्षा चलती है, बात जान लो। ठीक है, आप अपने इलाके में देख लेना, आसपास में 1-2 सरकारी स्कूल होंगे, लेकिन 4-5 प्राइवेट स्कूल होंगे। अब क्या लगता है वो 4-5 प्राइवेट स्कूल बंद कर दो तो कहां जाएंगे सारे? है सरकार के पास इतना पैसा, इतनी फुर्सत है नेताओं के पास कि सरकारी व्यवस्था को अच्छा बना दे, सरकारी स्कूल को? भाई आप कितना भी गाली दे दीजिए प्राइवेट वालों को, कितना भी बोल दीजिए कि शिक्षा का प्राइवेट हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन उनके दम पर ही शिक्षा व्यवस्था चल रही है। ठीक है, इस बात को जान लो। ठीक है, आजकल समाज में ना फैशन हो गया है, ठीक है, कि गाली बक दो, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बुरा बोल दो, प्राइवेट स्कूल्स को बुरा बोल दो। हाँ है, इसमें भी कुछ माफिया लोग, इसमें भी कुछ बुरे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहां नहीं होते? क्या सरकारी स्कूल सारे अच्छे हैं? तो कैसे बोल दोगे कि प्राइवेट वाले सारे बुरे हैं? ठीक है, इसलिए शिक्षा का निजीकरण हुआ है, तो निजीकरण से फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं शिक्षा के निजीकरण के प्रमुख कारण क्या है, क्यों एजुकेशन अब प्राइवेट हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं, तो यहां भी वही लाइन लिख देना कि शिक्षा के निजीकरण के कई कारण हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। ऐसा बनाओ 1.5-2 लाइन का थ्योरी। नंबर 1, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का विघटन। जी हाँ, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसा जो समाज में चलती है, जो समाज के किसी भी व्यक्ति को आप देखो स्कूल खोलने की परमिशन है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास जमीन है, आपके पास वो सारे संसाधन है, तो आप स्कूल खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई समाज में ये काम करना चाहता है, सबको अपना अपना ऑक्यूपेशन यानी पेशा चुनने का अधिकार है। ठीक है, दूसरा, अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र,
सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, बुरा मत मानना, ये सिलेबस में लिखा है, सरकार खुद पढ़ा रही है। अकुशल, सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि पब्लिक सेक्टर में, यानी कि सरकारी स्कूलों कॉलेजेस में जो लोग हैं वो अकुशल है। अकुशल है यानी कि उनमें वो कुशलता ही नहीं नए जमाने के हिसाब से पढ़ाने की। ठीक है, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, अभी जिस इलाके में मैं रहता हूं वहां पे सरकारी स्कूल है। अब वहां सरकारी स्कूल में पहली बार ये बोर्ड लगा, पैनल, ठीक है। अब वहां के टीचर जो है, आप देखोगे सरकारी स्कूल में अधिकतर आपको टीचर्स कैसे दिखेंगे, 40 साल 45 साल एज हो जाती है बेचारों की, है ना। अब वो उतना ढंग से फोन भी नहीं चला पाते, स्मार्टफोन भी, वो इतना बड़ा कंप्यूटर ये पैनल कैसे समझेंगे। तो वहां पर हमारे पहचान के मतलब कुछ टीचर्स हैं, तो उनके बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा चुका हूं, तो उन्होंने हमें बुलाया कि सर आके प्लीज एक बार समझा दीजिए कैसे वो पैनल चलता है, कैसे काम करता है, तो थोड़ा मदद हो जाएगा। तो मैं गया, मैंने वहां, और कितने अच्छे लोगों टीचर्स, मतलब सरकारी पद पर हैं, अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं, मेरे से में बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, सरकारी नौकरी यानी सरकारी भर्ती की परीक्षा पास की हुई तो सरकारी टीचर बने हैं, और इतने रिस्पेक्ट से बुलाया मुझे। और मेरे साथ और 2 दोस्त भी थे मेरे, ठीक है। तो हम तीनों गए, हम तीनों को इतना बढ़िया से सत्कार किया, हमें गिफ्ट दिया थोड़ा सा, और इतना अच्छे से देखे नाश्ता कराया, चाय पानी पिलाया, तो बढ़िया से एकदम हमारा ख्याल रखा गया। इतने खुश हुए ना जब उनको सिखाया कि ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे पीडीएफ लगाते हैं, वो इतने खुश हुए, अरे सर हमारा तो काम ही कितना आसान हो गया। गवर्नमेंट टीचर बेचारे बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पर सरकारी उनको पैसा नहीं दे पाती ये सब सुविधाएं का। कोई एकदम टैलेंटेड टीचर है, वो पहुंच गया सरकारी स्कूल, लग गई नौकरी, पर व्हाइट बोर्ड चौक, व्हाइट बोर्ड छोड़ दो ना, चौक से पढ़ाना पड़ रहा है बेचारे को। स्कूल में लाइट ही नहीं, इंटरनेट ही नहीं है, स्कूल में ऐसे बोर्ड ही नहीं है, कहां से पढ़ाए बेचारा, है ना। तो गवर्नमेंट टीचर्स भी इतना उनको बोलना बुरा जरूरत नहीं है, वो बेचारे मजबूर है, क्या करें ना। ठीक, अनार्थिक कीमत नीति, ठीक है। अनार्थिक कीमत नीति यानी अभी आप देख रहे हो कि कीमतें तय नहीं हो रही है, यानी प्राइवेट स्कूल की फिक्स नहीं हो रही है, प्राइवेट कोचिंग की फीस फिक्स नहीं हो रही है, ठीक है। जिसको जितना लग रहा है मनमानी उतना फीस बढ़ाया जा रहा है, जो अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, पर वो भी गलत नहीं है। अब वो किसी को बोल नहीं रहे कि आओ हाथ पकड़ के जबरदस्ती मेरे पास पढ़ो, मैं ये सुविधा दे रहा हूं। लोगों के पास पैसा है तो ना लोग, यार देखो हमारे ही समाज में आप देखोगे ऐसी कोचिंग हुई जो 1 लाख रुपए में 1 साल में पढ़ाती होगी फीस लेके 11वीं को, फिर उसी समाज में आप देखोगे 10,000 रुपए लेके भी साल की फीस लेके 15,000 लेके भी फीस पढ़ाते होंगे। अब गाली दोगे आपको 1 लाख वाले को, भाई क्यों? वो सुविधा दे रहा है, वो एसी लगा है क्लासरूम में, इतना सारा हाई क्वालिफाइड आईआईटी जे नीट का टीचर लाया होगा, तो उसको भी तो सैलरी देनी है ना, वो तो पैसा लेगा। आपको नहीं अच्छा लग रहा वहां, तो वहां जहां 10,000 में मिल रहा है, पर आपको गाली देनी किसको? 1 लाख वाले को। जो आगे बढ़ता है समाज में ना, उसी को गाली पड़ती है, सिंपल है, ठीक है। ठीक, फिर अगर उसी जगह हम हो जाए, हम आगे बढ़ने लग जाए, अरे यार, है ना, फिर हमें लगता है कि नहीं यार, तो हम ज्यादा अच्छे, सब लोग बुरे हैं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, समाज में सब मौजूद है ना। 1 लाख वाली कोचिंग भी और 10,000 कोचिंग वाली भी, 10,000 रुपए वाली कोचिंग भी, ठीक है ना। तो आपको नहीं पसंद है 1 लाख, आपको लग रहा है बहुत महंगा है, वो लूट रहा है, तो मत जाओ उसके पास, 10,000 वाले पास जाओ। पर नहीं, आपको 10,000 वाले के पास भी नहीं पढ़ना है, पढ़ना 1 लाख वाले के पास ही, और उसी को गाली बकनी है, उसी को बोलना है बुरा, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार पर भार, सरकार पर बोझ भी बहुत है। सरकार को भी कितना बोलूं मैं, बताओ आप और मैं हर चीज सरकार पर डाल देते हैं। 150 करोड़ की जनसंख्या में करोड़ों बच्चे हैं, तो कितने स्कूल खोलेंगे? लाखों स्कूल खोलना, लाखों करोड़ों टीचर्स हायर करना, भाई बहुत, उन सबको सैलरी देना, उनकी परीक्षाएं कराना। एक तो परीक्षा भी बड़ा सरदर्द बनी है, एक पेपर होता नहीं है कि एक से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, लीक हो गया, फिर भाई दोबारा परीक्षा ना, पूरा युवा फंस गया है इसमें। तो ये सब ना बहुत ज्यादा कारण है, एक तो भ्रष्ट सरकार होने का, धन की सरकार नहीं चुन पा रहे हम, और दूसरा कि हमारे यहाँ जनसंख्या अब अति हो गई है ना, जनसंख्या का भी एक बहुत बड़ा कारण है, याद रखिएगा, ठीक है। पूंजीवाद के लाभ उठाने के लिए, यानी जो लोग कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पूंजीवाद यानी जो अमीर लोग हैं, ठीक है, वो लोग जो है बहुत लाभ उठा रहे हैं इस शिक्षा के क्षेत्र में। जिसके पास बहुत पैसा है वो बड़ी सी कोचिंग खोल दे रहा, बड़ा सा स्कूल खोल दे रहा, खूब पैसा कमा रहा। तो जिसके पास ज्यादा पैसा समाज में, वो और पैसा कमा रहा है और लूट रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। सरकार के वित्तीय संकट का समाधान, ठीक है, सरकार के पास पैसे नहीं है गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी देने के लिए, तो ज्यादा भर्तियां नहीं निकालती है सरकार, ज्यादा गवर्नमेंट टीचर्स को हायर नहीं करती है। अभी आपने सुना होगा इतने टीचर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जितने रिटायर हो रहे हैं उतने भर्ती भी नहीं हो रहे, अतिथि शिक्षक से काम चला रहे, टेम्पररी शिक्षक रख रहे ताकि ज्यादा सैलरी ना देनी पड़े। ये सब प्रॉब्लम सरकार के पास बहुत, मतलब सरकार के पास बोझ है। अभी मध्य प्रदेश सरकार को देख लो, 5-6 साल हो गए, मतलब अभी जितनी भी सरकार चली 5-6 बार उन्होंने कर्ज ले लिया है, हजारों हजार करोड़ सरकार के ऊपर कर्जा है। क्यों? सरकार लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, फ्री में बहुत सारा पैसा बांटे जा रही है, फ्री फुकट का। स्कूल नहीं सुधर रहे, हॉस्पिटल नहीं सुधर रहे, ठीक है। तो सरकार के पास बहुत पैसा नहीं है, तो सरकार जो है ना परेशान है, तो नए स्कूल नहीं खोल सकती। तो नए स्कूल नहीं खोल सकते, अब सरकार के नए स्कूल खोलने तक सब अनपढ़ बैठेंगे क्या? बचे हुए बच्चे सब सरकार इसमें पढ़ नहीं सकते, तो कहां जाएंगे? प्राइवेट में। तो प्राइवेट वाले इसी का फायदा उठा के ज्यादा फीस लेते हैं, सुविधा भी देते हैं और फीस भी लेते हैं, सिंपल। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से आज एजुकेशन प्राइवेटाइज, निजीकरण हो रहा है। क्लियर?
चलिए आगे बढ़े। बाकी ये जो आपके विचार है ना कमेंट में बाद में भरिएगा कि नहीं सर ऐसा है, हम आपसे सहमत नहीं। भाई अभी समय नहीं है सहमत असहमत होने का, ठीक है। अभी आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, इसके वजह से आप गलत नहीं हो और मैं गलत नहीं हूं। तो कमेंट में ना फालतू का वो गाली गलौज या फालतू चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ने आए तो अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं समाज को जिस नजर से दिखता हूं जरूरी नहीं कि आप भी उसी नजर से देखें, ठीक है। आप स्वतंत्र हो अपने हिसाब से देखने के लिए, मैं स्वतंत्र हूं अपने हिसाब से देखने के लिए, ठीक है। किसी दिन चर्चा कर लेंगे इस पे, ठीक है। सरकार अच्छी की बुरी है, सरकार सही कर रही की गलत कर रही है। चलो सवाल है, एक टिप्पणी लिखिए राज्य एवं शिक्षा के ऊपर। राज्य और शिक्षा के ऊपर एक टिप्पणी, टिप्पणी का मतलब होता है एक नोट लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना। तो क्या क्या लिखना है, क्या क्या करना है, देखो। हमारे देश में सबसे पहले शिक्षा के ऊपर कोई नियम कानून, कोई व्यवस्था, कोई बोर्ड ऐसा बना, आयोग वगैरह गठित हुआ, तो ये कब से हमारे यहाँ देखो 1921 ईस्वी पूर्व के दौरान शिक्षा एक राजकीय विषय रहा जो निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में रहता था, ठीक है। यानी शिक्षा जो पहले है जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते थे उनके हाथ में रहता था, अभी भी वही है, अभी भी आप देखोगे तो। लेकिन अभी आप देखोगे तो शिक्षा मंत्री नियम नहीं बनाता है। नियम पार्लियामेंट बनने के बाद परीक्षा कब होगी, टाइम टेबल क्या होगा, ये तो शिक्षा बोर्ड आयोजित करता है ना। भले ही हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री कोई और है, पर क्या शिक्षा मंत्री ने टाइम टेबल डिसाइड किया डीएड की परीक्षाएं कब होगी? क्या उन्होंने डिसाइड किया कि सिलेबस क्या होगा? नहीं, है ना। अब उनके कंट्रोल में नहीं रहता शिक्षा मंत्री के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज भी शिक्षा एक राजकीय विषय है, परंतु इसे समवर्ती सूची में स्थान प्राप्त है। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसी सूची जिसमें केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। देखो जिनको नहीं पता बैकग्राउंड समझा दूं कि देखो जो भी केंद्र सरकार राज्य सरकार होती है ना, उनके काम करने के लिए अलग सूची बनी है। एक ऐसी सूची है जिसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार काम कर सकती है, एक ऐसी सूची बनी है जिसमें लिखे हुए सारे काम राज्य सरकार कर सकती है, एक सूची ऐसी है जिसमें जो टॉपिक लिखे होंगे ना उन टॉपिक्स पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम कर सकते हैं। तो शिक्षा ऐसी ही सूची में जिसका नाम है समवर्ती सूची, जिसमें जिसके ऊपर चाहे तो केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है, जिसके ऊपर चाहे तो राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। ध्यान रखिए उसे समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है। तो जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्रीय सरकार द्वारा अपनी शैक्षिक प्रणाली के संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त है। यानी कि राज्य की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का बोर्ड है, तो उनको या नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय, इनको भाई सरकार से, केंद्र सरकार से पैसा मिलता है। हर राज्य को उनसे पैसा मिल सकता है, मिलता भी है अपनी शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है। ऐसा है, ठीक है। सरकार जो है कुछ कुछ मतलब हिसाब से नियम रहते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ कंट्रोल लगा रहता है जिस पर वो ऐसा से नियम से चलाएंगे ना। राज्य सरकार को इन प्रणालियों पर हुए खर्चे का हिसाब भी केंद्र सरकार को देना होता है। अब केंद्र सरकार पैसा देगी, जैसे दिल्ली से केंद्र सरकार से पैसा आएगा मध्य प्रदेश से स्कूलों को चलाने के लिए, कॉलेजेस को चलाने के लिए, किसी संस्था को। अब पूरा नहीं आ जाएगा, कुछ कुछ आएगा, और पैसे कहाँ खर्च हुए इसका हिसाब भी देना पड़ता है इनको। कुछ सामने वाला पैसा भेज रहा है सरकार, तो इन्हें भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब व्यवस्था, ये राज्य और शिक्षा के बारे में, सरकार और शिक्षा के बारे में आप जितना जानते हो ना सब इसमें छाप देने का टिप्पणी में, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, विद्यालय की प्रमुख विशेषता क्या होती है, उल्लेख कीजिए। विद्यालय की यानी किसी स्कूल की प्रमुख विशेषता, स्कूल की खासियत। अब मुझे नहीं लगता ये पढ़ाने की जरूरत है ना। स्कूल की खासियत तो आपको आना ही चाहिए, हम सब स्कूल से पढ़े और हम सब स्कूल में पढ़ाएंगे भी, है ना। तो वही मैंने जैसा बताया लिखने का तरीका कि विद्यालय की प्रमुख विशेषता को उल्लेख कीजिए। विद्यालय की कई विशेषताएं होती हैं, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। ऐसी बना दी हमने थ्योरी, ठीक है ना, 2 लाइन की थ्योरी लिख दी। उसके बाद फिर हम पॉइंट सीखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, लघु समाज। विद्यालय क्या है, एक लघु समाज है। देखो पहले ऐसा हेडिंग लगा दो, फिर उसके आगे डैश देखिए थ्योरी लिख दो। विद्यालय एक छोटा समाज जैसा होता है। क्यों? अब समाज में क्या होता है, तरह तरह की जाति धर्म के लोग रहते हैं, विद्यालय में भी तो तरह तरह के जाति धर्म के बच्चे आते हैं, है ना। ठीक, तो एक लघु समाज की तरह है, ठीक है। कुछ चीजें विद्यालय में करनी होती है, कुछ नहीं, कुछ चीजें की मनाही होती है। समाज में भी ऐसा है, कुछ चीजों के अलाउ होते हैं समाज में रहते हो तो कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, ठीक है। 2, विशिष्ट वातावरण। एक और खासियत क्या है विद्यालय की, विशेषता क्या है, विशिष्ट वातावरण। वहां खास माहौल मिलता है। क्या ये माहौल घर में मिल सकता है? जो माहौल स्कूल में मिलता है क्या घर में मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। अब जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पर फिर भी ना मैं ऑनलाइन के सपोर्ट में नहीं हूं, मुझे ऑफलाइन ज्यादा पसंद है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाना ज्यादा पसंद है। क्यों? अभी जो माहौल मिल रहा है, ठीक है, क्या वो क्लासरूम मतलब जो क्लासरूम में माहौल मिलेगा, सोचो आप ऑफलाइन क्लास में बैठे होते और मैं आपके सामने बैठ के आपको बोर्ड पर ऐसे क्लास में पढ़ा रहा होता, घूम के समझा रहा होता, आप और मैं इंटरेक्शन कर रहे होते, क्या वो माहौल, क्या वो वातावरण इस जैसा होता है? इससे खराब होता क्या? इससे बहुत बेहतर होता। अभी जो माहौल बना हुआ है आपको और मेरे बीच, क्या ये माहौल उस माहौल से बेहतर है? बिल्कुल नहीं। वहां का माहौल एकदम अलग होता है, एकदम आमने सामने बातचीत होती है, आमने सामने इंटरेक्शन होता है ना। तो ऑफलाइन शिक्षा ही मुझे ज्यादा बेहतर पसंद है, ठीक है। अभी भी अब भले ही ऑनलाइन में कर रहा हूं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, मजबूरी है, ठीक है। एक की डेढ़ की क्लासेस नहीं होती, अभी मैं डेढ़ की कोचिंग खोल भी दूं, आपको क्या लगता है डेढ़ की कोचिंग पढ़ने कौन आएगा?
कितने लोग डीएलएड करते हैं? पूरे इलाके में एक तहसील भर में 1 या 2 डीएलएड कॉलेज होते हैं और उसमें 50-50, 100-100 सीटें होती हैं। तो 100 बच्चे हैं तो 100 में से आधे तो पढ़ने भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक दिन पहले परीक्षा में बैठना है, एक दिन पहले पढ़ना है, तो कहां से आएंगे? तो मजबूरी है ऑनलाइन चलाने की। ऑफलाइन कमरा ले लो, फर्नीचर बना दो, टीचर को सैलरी दो, कहां से आएगा भाई? इसलिए मजबूरी है। आप बोलोगे सर ऑफलाइन की तारीफ कर रहे हो और खुद ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। मजबूरी है भाई। तुमको क्या लगता, तुम आओगे साल भर पढ़ने डीएड में से? अगर मैं डीएड के ऑफलाइन क्लासेस चालू करूं तो कितने लोग आएंगे बताओ? कौन कौन आएगा बता दो, कौन आएगा? भोपाल में क्लास लगाना स्टार्ट करता हूं, चलो मैं ग्वालियर में स्टार्ट करता हूं क्लास लगाना, खोलता हूं कोचिंग, कितने लोग आएंगे? सर हम आएंगे भाई। तो 10 लोग के आने से बिजली बिल नहीं निकलेगा, है ना? जो तामझाम करना पड़ेगा, फर्नीचर, टीचर की सैलरी, सब व्यवस्था, नहीं निकल पाएगा भी पैसा, है ना? घाटे में जाएंगे, घर से ही पैसा चला जाएगा। तो फिर इसलिए दिक्कत है, इसलिए ऑनलाइन आना पड़ता है इन सब चीजों के लिए, ठीक है? मजबूरी है, नहीं तो बता रहा हूं ना, ऑफलाइन पसंद है। आज भी मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने जाता हूं, आज भी ऑनलाइन ये सब करने के बाद भी अभी भी ऑफलाइन कोचिंग में मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जेएनयू वहां पढ़ाता हूं। आज भी सोशल साइंस, समाज विज्ञान विषय, अंग्रेजी विषय, हिंदी विषय, ये सब विषय जाकर पढ़ाता हूं मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में 12वीं तक, ठीक है? मुझे ऑफलाइन पसंद है, मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है? अगला देखो, शिक्षा का साधन। विद्यालय का एक और खासियत है शिक्षा का साधन। विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का एक मीडियम है, साधन है। शिक्षा प्राप्त करने कहां से कर सकते हो? विद्यालय से, कॉलेज महाविद्यालय से, ऑनलाइन भी आजकल एजुकेशन मिल जाता है। तो शिक्षा प्राप्त करने का एक साधन क्या है? विद्यालय भी है, ठीक? और क्या? बाल केंद्रित स्कूल कैसा होता है? स्कूल किसको ध्यान में रखकर बनाते हैं? टीचर को कि स्टूडेंट को? सिंपल, स्टूडेंट को। तो बच्चे को ध्यान में रखकर बाल केंद्रित होता है विद्यालय। विद्यालय का माहौल, विद्यालय की चीजें, विद्यालय की हर एक चीज किसको फेर में ध्यान रखकर बनाई जाती है? बच्चे को देखकर बाल केंद्रित होता है ना। फिर सामाजिक प्रगति का साधन। विद्यालय जो है वो सामाजिक प्रगति का साधन है, यानी समाज में अगर किसी को प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, अब कैसा भी आगे हो सकता है, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, संपत्ति, सब में, तो वो व्यक्ति विद्यालय है। क्योंकि विद्यालय में पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएगा, तो समाज में आगे होगा ना दूसरे से। तो समाज में आगे निकलने के लिए भी बहुत जरूरी है क्या? विद्यालय। विद्यालय समाज में प्रगति का एक साधन है, इंसान को बेहतर बनाने का तरीका है विद्यालय। ये सब विद्यालय का है ना। आप जो जो आपको लगता है स्कूल की खासियत, स्कूल से क्या क्या होता है जीवन में, है ना, समाज में, देश में, वो सब आप लिख सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इकाई 1 खत्म, अब बढ़ेंगे इकाई 2 की तरफ, ठीक है? इकाई 1 तो भाई क्लियर, समझ में आ गई होगी आपको। बोल बोल के थक गया, थोड़ा पानी भी पी लो भाई। आप सभी पानी पिया करो, गर्मी में भाई हाइड्रेटेड रहा करो, वरना चक्कर वगैरह खा जाओगे। एग्जाम देने जाओगे उधर, दोपहर धूप में निकलोगे, ठीक है? तो ओआरएस वाला पानी घोल के रखना, है ना, वो जरूर पीते जाना। ओआरएस, ग्लूकोज, ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? थम्स अप जरूर दे। जो लोग लेट से जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, उन सबसे निवेदन है भाई, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। इतने सारे लोग लाइव देख रहे हो और चैनल वीडियो पर लाइक देखो कितना कम है। तो भाई पहले वीडियो को लाइक करो और आपका जो क्लासमेट फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, टेलीग्राम ग्रुप, वहां वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, ठीक है? और नेक्स्ट विषय की मैराथन क्लास देखने के लिए, एमसीक्यू की मैराथन देखने के लिए, ये सब के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, क्योंकि परीक्षा से संबंधित रिजल्ट कब आएगा, है ना, क्या क्या चीजें रहेंगी, और इन सब की जानकारी सबसे पहले चैनल पर मिल जाती है। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि इस डीएड की परीक्षा के बाद हम जो है टीईटी और सीटेट का, एमपीटीटी वर्ग 3 का और सीटेट का भी तैयारी शुरू करेंगे। तो हमारा दूसरा चैनल है, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो हमारे दूसरे चैनल की लिंक है, स्टडी क्लास एमपीटीटी एंड सीटेट। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लो, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी खबरें वहीं पर आती हैं, वहीं पर वीडियोस अपलोड होते हैं, वहीं तैयारी कराई जाती है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट टीचर का जो भी तैयारी आप वहां कर पाओगे बढ़िया से। और हाँ, हो सकता है कि वो एक चैनल सब्सक्राइब करके आपका सरकारी भर्ती वाला रास्ता क्लियर हो जाए, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दे, वो भी सपोर्ट जरूर करे। चलिए, आपके लिए अगर इतनी मेहनत हो रही है तो थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाइए भाई, ठीक? चलिए बढ़ते हैं दूसरी इकाई, जिसका नाम है समाज व शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य। समाज व शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य, ये दूसरी इकाई है। इस पर अगर कुल अंक देखें तो इस पर अंक अलॉटेड था 15। टोटल मार्क्स कितने अलॉटेड है इस पर? 15। जी हाँ, इस पर टोटल 15 मार्क्स अलॉटेड हैं, ठीक है? यूनिट 2 समाज व शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य। इसमें समाज, शाला, है ना, स्कूल का क्या लेना देना है, समाज का शाला से और शाला का समाज से, बच्चा समाज में कैसा रहता है, शाला में कैसा रहता है, इससे जुड़े हुए सारे सवाल होंगे, ठीक? तो इस पर 15 अंक आवंटित है इकाई 1 की तरह, ठीक है? चलिए बढ़ते इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न कि भाई डायल पहुंच से क्या तात्पर्य है, ये डायल पहुंच का मतलब क्या होता है, डायल पहुंच जो होती है होती क्या है, ठीक है? देखो, डायल पहुंच है क्या, एक्चुअल में डायल पहुंच जो है इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, यह शिक्षा में टेलीफोन नेटवर्किंग से है।
अब डायल तो डायल 100 तो सुना ही होगा ना, डायल 100, डायल 112 हम तो सुनते हैं ना, तुरंत फोन लगाओ पुलिस की गाड़ी आ जाती है पेट्रोलिंग वाली। तो डायल का मतलब कॉल नेटवर्क से समझ में आ गया होगा। तो शिक्षा में टेलीफोन नेटवर्क से यानी डायल पहुंच के माध्यम से विद्यार्थी ऑडियो डिलीवर व्यवस्था एवं अपनी पसंद का निवेदन कर सकते हैं। यानी आप देखोगे जो भी माध्यमिक शिक्षा मंडल होता है या जितने भी संस्थाएं होती हैं, नीचे फैक्स नंबर, अपना फोन नंबर, टोल फ्री नंबर भी देती है, जहां आप कॉल करके अपनी शिकायत कर सकते हो, जहां आप कॉल करके निवेदन कर सकते हो। एक्चुअल में ये अब पढ़ा तो दिया किताब में, पर आप और मैं कॉल लगाएंगे ना तो लगेगा ना तो कोई उठाएगा नहीं, और उठाएगा और सुन भी लिया ना तो उसके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है। तो कहने का सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने, पर खैर हमको पढ़ना है, हमको परीक्षा नंबर लाने तो हम देख लेते हैं। तो यही डायल है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रवज्जा संस्कार किसे कहा जाता है? जब बौद्धकालीन समाज में, यानी जब बौद्धकालीन समाज में जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बच्चों की शिक्षा के आरंभ करने के लिए जो समय स्टार्ट होता है, जैसे पहले, जैसे अभी क्या होता है ना, बच्चा पहले किंडरगार्टन बालवाड़ी स्कूल, प्ले स्कूल में जाता है, फिर नर्सरी में एडमिशन होता है ना। तो जब बच्चे की पढ़ाई, औपचारिक शिक्षा चालू होती है ना बच्चे की, औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन जिस उम्र में, तो जहां से एजुकेशन स्टार्ट होता है शिक्षा, तो उस काल को, उस समय को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रवज्जा संस्कार। आप सबने अगर महाभारत रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा, राजकुमार भी जब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो राजकुमार लोग वो सर मुंडा लेते हैं और वो सूती वस्त्र, एक जैसे वस्त्र धारण कर लेते हैं, जैसे पूरे आश्रम में सारे बच्चे एक जैसे रहेंगे, खुद खाना वाना बनाएंगे, वहीं रहेंगे। कैसा हॉस्टल जाने का समय रहता है, बिल्कुल वैसा पुराने जमाने का हॉस्टल रहता था गुरुकुल, है ना। पर वो अच्छा था कि वो नेचर में रहता था, जंगलों में, कुटिया में, बढ़िया, है ना। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बच्चों की शिक्षा के आरंभ को प्रवज्जा कहते थे। ठीक है, बच्चों की जब एजुकेशन शिक्षा स्टार्ट होती थी, आरंभ होता था, कौन से समय में? बौद्धकालीन समय में। तो उस एजुकेशन शिक्षा को स्टार्ट करने वाले समय को क्या बोलते थे? प्रवज्जा बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रवज्जा। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते अगला देखिए कि समानता को एक अहम मूल्य क्यों माना गया है? जो समानता है यानी कि इक्वालिटी है, उसे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, उसे एक बहुत अहम मूल्य क्यों माना गया? देखो, तो अब हम लिख सकते हैं यहां पर थ्योरी कि समानता जो है उसका बहुत ज्यादा अहम होने का मुख्य कारण निम्नलिखित दिया जा रहा है। क्यों बहुत जरूरी है? ऐसा कुछ लाइन थ्योरी बनाओ। उसका देखो पॉइंट नंबर 1, समानता का अधिकार मिलने से विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। अगर आपको राइट टू इक्वालिटी मिलेगी तो ही तो आप दूसरों से कंपटीशन कर पाओगे, वरना अमीर लोग आगे बढ़ जाएंगे, वरना समाज में पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ जाएंगे। समानता का अवसर होना ही चाहिए। ठीक है, समानता का अवसर होने से जो भी लोग होते हैं वो विकास के स्वयं, अब मान लो इसमें जो भी लोग डीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें से कई लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे और कई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से होंगे। अब बताओ मुझे, अगर सारे लोग का सिलेबस अलग अलग होता, मान ले इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेबस एकदम टफ कर दो, हिंदी मीडियम वालों का सिलेबस एकदम इजी कर दो, या वाइस वर्सा कर दो, इंग्लिश मीडियम वालों का इजी कर दो, हिंदी का टफ कर दो, क्या होगा? सभी लोग एक जैसा परीक्षा में पास हो पाएंगे? नहीं। सबके लिए क्या एक जैसा मतलब इक्वालिटी होगा? ये तो भेदभाव हो गया, है ना, इक्वालिटी नहीं हो पाएगा। तो सभी के लिए अगर समान व्यवस्था रखनी है तो ही सभी लोग समान अवसर प्राप्त कर पाएंगे, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर? दूसरा, समानता सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। अब हम जाति के आधार पर अलग हो सकते हैं, धर्म के आधार पर अलग हो सकते हैं, भाषा के आधार पर अलग हो सकते हैं। आप में से कई लोग बिहार से आए हैं, आप में से कई लोग राजस्थान से आए हैं, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, है ना, अलग अलग मध्य प्रदेश में अलग अलग जिले से आए हैं, पर आप सबको एक चीज जोड़ रही है। वो सब, आप सबको क्या चीज, एक चीज इस चैनल पर लेकर आई है। क्या? आप सब में एक चीज कॉमन है कि आप सबको डीएलएड की तैयारी करनी है, आपका सिलेबस सेम है ना, इक्वालिटी। बिहार वाले छात्र का भी सेम सिलेबस, राजस्थान वाले छात्र का भी सेम सिलेबस, मध्य प्रदेश वाले छात्र का भी सेम सिलेबस। तो समानता ना हमें जोड़ती है। अनेक भेद हो सकते हैं, कई डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर उन भेदभाव को, उन डिफरेंसेस को, उन अंतर को मिटा के एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है? समानता, इक्वालिटी। फिर समानता निर्धन लोगों को सम्मानजनक जीने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, अगर मान लो ये समानता नहीं होती, पेट्रोल की लाइन में पहले अमीरों का नंबर लगता है ना, गरीब लोग एकदम पीछे रहते, भाई हमारा कब नंबर लगेगा। वो खाली बैठ के देखते, यार जब ये पूरा भर लेंगे, ये सब हो जाएंगे, तब खाली मौका मिलेगा, तब हमारा नंबर आएगा, है ना। और वोटिंग के लाइन में खड़े, पहले अमीर लोग वोट देकर जा रहे, गरीब लोग लाइन में पीछे एकदम इंतजार कर रहे कब हमारा नंबर आएगा। ऐसा नहीं होता, है ना। गरीब आदमी वही है, अमीर आदमी वही है। वही पेट्रोल पंप पे अमीर की कार खड़ी है और वही पेट्रोल पंप पे गरीब आदमी की बाइक भी खड़ी है, और जिसका पहले नंबर आता है उसमें पहले पेट्रोल डाला जाता है। ये क्या है? उसे पता चल, उससे लगता है, मान लो ऐसा होता है कि पहले अमीर आया तो अमीर को दे देंगे, और बाद में अमीर आया तो भी इसको देंगे, तो जो पीछे रह जाता है उसको बुरा लगता है, यार मैं गरीब हूं, इससे मुझे नहीं मिला, तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। पर अभी देखो, गरीब आदमी हो चाहे जैसा भी हो, है ना, निर्धन व्यक्ति, उसको भी एकदम समान तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, समान अवसर की वजह से, समानता की वजह से।
लोगों को अपना पसंदीदा कार्य चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। समानता का अवसर, आप सबको टीचर बनने के लिए किसने फोर्स किया? किसी ने नहीं। आप सबको कल को कोई ये टीचिंग फील्ड छोड़ के किसी और फील्ड में जाना रहेगा, कौन रोकेगा? कोई नहीं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब समानता का अवसर प्राप्त होता है तो हम अपना मनपसंद कार्य कर पाते हैं, हम अपना पसंदीदा कार्य कर पाते हैं। जब हमें समानता का अवसर प्राप्त होता है तब, है ना, मनपसंद कार्य करने की आजादी मिल जाती है। फिर समानता के अवसरों से योग्यता के सही से आंका जा सकता है। अगर सबको समान अवसर मिलेगा तो सबको सही सही नाप पाएंगे क्या इक्वालिटी है। ठीक है, रेसिंग में अगर किसी को आगे खड़ा कर दिया और किसी को पीछे और बोले चलो दौड़ो, जो पहले पहुंचेगा, ये क्या बात हुई भाई? ये तो अनफेयर हो गया, है ना। सबको अगर समान एक जगह पर खड़ा किया जाएगा और सबको एक साथ दौड़ाएंगे एक जगह से, समान जगह से, तब ना पता चलेगा कौन तेज दौड़ता है, कौन पहले आया, कौन फर्स्ट आया। ठीक, बिल्कुल। तो सबको समान अवसर मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, समाज में विविधता के कितने रूप हैं? समाज में जो डिफरेंस, विविधता आपको दिखाई पड़ती है, उसके कितने रूप है ना, उनके नाम बताने हैं। अलग अलग विविधता हमको समाज में दिखाई देती है। देखो, समाज में ना कई प्रकार की, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी विविधताएं होती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ की बात करेंगे। अब देखो, जाति के आधार पर विविधता है। विविधता मतलब प्रकार, भिन्नता, डिफरेंसेस, उसकी बात करेंगे। तो जाति के आधार पर मिलेगा आपको, ठीक, अलग अलग जाति रहती है। लिंग के आधार पर रहता है आपको, महिला, पुरुष, नपुंसक लिंग मिल जाएंगे आपको, है ना। ट्रांसजेंडर लोग वो भी हमारे समाज में। फिर धार्मिक विविधता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी। फिर सांस्कृतिक विविधता, अलग अलग संस्कृति, महाराष्ट्र में अलग देखोगे आप, यूपी बिहार में अलग देखोगे आप, राजस्थान में अलग देखोगे, मध्य प्रदेश में अलग देखोगे, सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, फिर भाषाई विविधता, भाषा के आधार पर विविधता देखोगे आप, भाषा के आधार पर भी डिफरेंसेस रहते हैं। कहीं मराठी चल रही है, कहीं पर आप देखो गुजराती, कहीं राजस्थानी, कहीं पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सबका अलग अलग चल रहा है डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। रंग रूप, रंग में भी डिफरेंस, कोई गोरा, कोई कह सकते हो भूरा, कोई सफेद, कोई काला, जैसा भी हो, अलग अलग रंग रूप है लोगों के। शारीरिक विविधता भी है, कोई लंबा है, कोई छोटा है ना। यानी हमारे समाज में जो आपको डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, किस किस आधार पर अंतर, तो उम्र के आधार पर भी विविधता है। कोई लोग जवान है, कोई बूढ़े हैं, कोई बच्चे हैं। फिर उम्र के आधार पर विविधता, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 20 साल, ऐसा भी है। फिर स्थान के आधार पर विविधता, स्थान, कोई गांव के बीचों बीच रह रहा है, कोई एकदम सड़क किनारे किसी का प्लॉट है। फिर पहनावे के आधार पर विविधता, कोई साड़ी पहन रहा है, कोई जींस पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है, कोई शर्ट पहन रहा है, कोई कुर्ता पजामा पहन रहा है, कोई बुर्का पहन रहा है, कोई घूंघट ले रहा है, सब अलग है हमारे देश में, सब अलग अलग डिफरेंस आपको देखने मिलेंगे। फिर ग्रामीण शहरी विविधता, कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है, सबको पूरा आजादी है। तो इतने टाइप के डिफरेंसेस, विविधताएं, डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता हमारे देश में। तो वैसे ही ऐसी प्रकार की विविधता आपको दिख जाएंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, सीमांत वर्ग समावेशित करने में प्रधानता की क्या भूमिका है? ठीक है, जो सीमांत वर्ग है उनको समावेशित करने में, उनको जोड़ने में। सीमांत वर्ग का मतलब क्या होता है? जो बॉर्डर्स है, ठीक है ना, जो बॉर्डर्स पर है या सबसे पीछे में आते, एकदम बॉर्डर वाली लाइन पर आते हैं, उनकी बात करेंगे। तो देखो, सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को निर्देश करने की, डायरेक्ट करने की, इनको संभालने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये सीमा पर है। तो ये किधर भी जा सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें देश की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश के लोगों को समझाना बहुत जरूरी है, या जम्मू कश्मीर, या फिर ये राजस्थान बॉर्डर्स पर, या उधर नेपाल बॉर्डर्स पर, किन लोगों को समझाने की जरूरत है? जो सीमांत वाले हैं, जो सीमा पर रह रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये दूसरे देश के भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ सकता है, दूसरे राज्य का भी प्रभाव पड़ सकता है। तो सीमांत वालों को बहुत ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और क्या आप देखोगे तो जो दूर से हैं, जो बहुत दूर रहते हैं, जो थोड़ा अलग हैं, उनको हमें पहले ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इनको पहले राशन दे दो, इनको पहले स्कॉलरशिप दे दो, इनको पहले विद्यालय में एडमिशन दे दो, ये सब काम करो, है ना। तो भाई ये सब ना हमें पहले सीमांत वर्ग को ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो बालक ऐसे होंगे, ठीक है ना, ऐसे बालकों को आप देखोगे तो थोड़ा खास ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे बालक जो आते हैं ना नॉर्मल व्यक्तियों के साथ में, जैसे कोई नागालैंड में, मणिपुर में रहता है और वो हमारे आम कॉलेज में पढ़ने आता है, तो देखना थोड़ा अलग दिखते हो, है ना, उनका शारीरिक बनावट अलग रहता है, तो लोग उनको अलग नजर से देखते हैं। कोई उनको चाइनीज मोमोज बोलता है, ये गलत है भाई। वो नागालैंड, मिजोरम हमारे ही देश का भाग है भाई, उनको अब चाइनीज मोमोज ये सब बोल रहे हो, ये गलत है, ये नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत मजाक की बात अलग होती है, लेकिन ये नस्लीय भेद है, ये इस तरह से भेदभाव करना बहुत बुरा है भाई, ठीक है। सीमांत वर्गों से समायोजन करना, सीमांत वर्गों से बालकों को अभी शब्दों से निर्देशन और परामर्श देना प्रधानात्मक का कार्य होता है, ठीक है। ऐसे को बहुत ध्यान देना, ऐसे बच्चों पर खास ध्यान देना, ऐसे बच्चों पर जो निर्देशक होगा, जो टीचर होगा, अध्यापक होगा, जो भी प्रधान व्यक्ति होगा, वो सब लोग उस पर खास नजर रखेंगे ताकि ऐसे का ध्यान रखा जा सके, ऐसे को ठीक रखा जा सके। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला, समाज की प्रमुख दो आवश्यकताओं को एवं महत्व को लिखिए। समाज की
सबसे दो जरूरी चीजें क्या है और समाज का महत्व क्या है, ठीक है। दो अलग अलग सवाल भी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। उसकी बात हम करते हैं। हो सकता है कि आपको सीरीज में ना समाज का महत्व क्या है दिखा, पर समाज की आवश्यकता पता ही ना हो, तो कहां से लाओगे। इसलिए सीरीज के ऊपर ना रहे, हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें। अब समाज की बात कर ली, समाज का निर्माण क्या होता है, समाज के तत्व क्या होते हैं, समाज के फायदे क्या होते हैं, सब पढ़ लो। अब कितना भी घुमा फिरा क्वेश्चन है बताओ, अब तो आप आसानी से कर लोगे। अगली सीरीज के भरोसे तो क्या कर पाते, नहीं कर पाते। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो समाज की आवश्यकताओं की बात करते हैं। नंबर एक, सामाजिक नियमों के लिए समाज की आवश्यकता होती है। समाज में अगर मान लो समाज नहीं होता तो जिसके मन में जो आता है, जैसे आता वैसे करता, पर समाज रहेगा तो एक नियम कानून होगा, एक व्यवस्था होगी कि भाई ये रीति रिवाज ऐसे फॉलो करना पड़ता है, ऐसे रहना पड़ता है, ऐसे ही कार्य करना पड़ता है, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, पूरी व्यवस्था बनी होती है ना समाज में। तो समाज में व्यवस्था के लिए समाज की आवश्यकता होती है। दूसरा, भाई संबंधों को बनाए रखने के लिए भी समाज की आवश्यकता है। समाज नहीं होता तो संबंध कैसे बनते। हम अकेले दिवाली मना रहे होते, अकेले होली मना रहे होते, अगर समाज नहीं होता तो, है ना। समाज रहता है इससे तो सबके साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। वो अलग बात है कि मजाक भी उड़ाते हैं, एक दूसरे से जलते भी हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग समय आने पर हमें, हमारा कई बार होता है किसी से झगड़ा होता है, पर जब उसके यहाँ कुछ दुख, कुछ बहुत कठिन मुश्किल घड़ी आती है ना, तो हम जाते हैं, संकोच से जाते हैं कि दुश्मनी है, लेकिन चलो यार जाना तो चाहिए, बुरे वक्त में काम आना चाहिए। वो भी खुश हो जाता है कि यार ये मेरे से बात नहीं करता, लेकिन आज देखो मुसीबत पड़ी तो आया है कम से कम बेचारा, है ना। तो यही तो समाज है ना, ये जरूरी है। आपस में संबंध तभी बने रहते हैं। फिर समाज का महत्व देखें, इंपॉर्टेंस क्या है, समाज का महत्व क्या है। तो भाई देखो, एकांकी जीवन निस्सार होना, एक अकेले आप जीवन नहीं बिता सकते, अकेले जीवन बहुत नीरस हो जाए, इससे समाज की आवश्यकता है। दूसरा, जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति होना, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर होगी। क्या हर कोई टीचर बन सकता है, नहीं। पर मैं अगर टीचर, मुझे पढ़ाना आता है, लेकिन मुझे खेती करना नहीं आता भाई, तो खेती करने के लिए मुझे किसान पर आधारित रहना पड़ेगा, वही मुझे अनाज देगा बेचारा, है ना। किसान से तो मुझे अनाज मिलता है। अब मैं कपड़े खुद तो नहीं बना सकता, मेरे कपड़े कोई और बनाता है। तो कहने का मतलब है, समाज में रहने से एक दूसरे की जरूरत पूरी हो जाती है। अकेले रहोगे तो क्या कर लोगे, अकेले खेती कर लोगे, अकेले फैक्ट्री चला लोगे, अकेले सब कर लोगे, स्कूल चला लोगे, खुद को खुद ही पढ़ा लोगे, नहीं ना। तो समाज में रहने से एक दूसरे की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। फिर जीवन सुरक्षा की आवश्यकता होना, भाई जीवन की सुरक्षा भी समाज में होती है। अकेले जंगल में पहाड़ पर रहकर देखो, जानवर निपटा देंगे, या आग वाग लगी, जरूरत पड़ी तो क्या करोगे भाई, भूख लगे, खाना लगे, कहां से आएगा। समाज में रहोगे तो बाजार जा सकते हो, समाज में रहोगे दुकान मिल जाएगा, समाज में एक दूसरे से मदद भी हो जाती है, ठीक। पारस्परिक सहयोग एवं सहानुभूति होना, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अभी देखो ना, अभी देखो आप समाज में अभी क्या हो गया है, शादियों में वो ऑर्डर्स होने लग गए हैं कि भाई सीधा टेंडर दे दो कैटरिंग वाले को, सारा व्यवस्था तुम देख लेना। और पहले क्या होता था, किसी के यहाँ भी शादी होती थी तो पूरे गांव मोहल्ले के परिवार के लोग ही मदद करते थे, परोसने में, खाना बनाने में, बारातियों को स्वागत करने में। यानी किसी के यहाँ शादी है तो सब मिलके मदद करके शादी निपटा देते थे। फिर दूसरे के यहाँ पड़ी तो सब ऐसा ही करते थे, सब ऐसा ही करते थे। देखते हो ना, इसमें ही किसी की मृत्यु होती तो अंतिम संस्कार में देखो सारे लोग, घर वाले बेचारे रो रहे होते, दुख में होते, पर जो दूसरे लोग होते हैं वो पूरी व्यवस्था करते हैं, है ना, अंतिम संस्कार करने की। तो समाज में रह के एक दूसरे का सहयोग होता है, याद रखिएगा। फिर बौद्धिक प्रगति की आवश्यकता होना, ठीक है। बौद्धिक प्रगति यानी बौद्धिक रूप से अगर आप प्रगति करना चाहते हो तो भी समाज में रहना पड़ेगा। अगर मैं अकेले जंगल में रह रहा होता, आपको क्या लगता है मैं ये सब चीजें सीख पाता, या आप जंगल में रहे होते तो ये सारी चीजें सीख पाते। अगर बौद्धिक रूप से कोई भी व्यक्ति अकेला जंगल में रहकर साइंटिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जंगल में पढ़ाई कहां से करेगा, नए आइडियाज कैसे आएंगे, नया चीजें सीखेगा कैसे, है ना। तो इसीलिए बौद्धिक प्रगति के लिए भी हमें समाज की आवश्यकता है एक दूसरे के साथ, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय समाज की विशेषताएं लिखिए। अब समाज का तो बात कर लिया हमने, खासियत, विशेषता, महत्व, पर हमारे भारत के समाज की, इंडियन सोसाइटी की क्या विशेषता है, भारतीय समाज की विशेषता, खासियत क्या है, ठीक है। तो भाई भारत के संविधान के निर्माण के पश्चात जब भारत का संविधान बना तो हमारे भारतीय समाज की विशेषताएं अब दिखेंगी आपको। देखो, संविधान बनने के पहले हमारा समाज अलग तरीके से काम करता था, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुत सारी चीजें थी। पर हमारे संविधान बनने के बाद बहुत सी चीजें बंद की गई, बहुत सारी चीजें बदली हमारे समाज में। तो भारतीय संविधान बनने के बाद हमारे भारत का समाज कैसा रहा, उसका हालात कैसे हैं, उसकी बात करते हैं। नंबर एक प्रजातांत्रिक समाज के रूप में, यानी हमारे देश में प्रजातंत्र, लोकतंत्र चलता है, यानी जनता अपनी मर्जी से सरकार चुनती है, कोई भी किसी के मन में आता है वो रूल नहीं करता, अंग्रेजों की तरह, मुगलों की तरह कोई अत्याचार नहीं, यहाँ पर जनता ही डिसाइड करती है। तो प्रजातंत्र चलता है। धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में, हमारा समाज तो धर्मनिरपेक्ष है, यानी हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी प्रकार के धर्मों को अपना त्योहार मनाने की, रहने की, फलने फूलने की पूरी आजादी है। धर्म पे हम किसी धर्म में भेदभाव नहीं करते हमारा समाज। फिर अब ये मत बोलना कि नहीं सर झगड़ा होता है, अरे यार
जहां 10 धर्म के लोग रहेंगे वहां झगड़ा नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान 99% मुस्लिम से झगड़ा नहीं हो रहा वहां पर, इराक सीरिया झगड़ा नहीं हो रहा वहां पर, है सब जगह होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर उसके कंपेयर में देखो ना, हमारे तो इतने सारे धर्म के लोग हैं, तो हमारे तो और झगड़ा होना चाहिए था, लेकिन कंपेयर करो नहीं। आप बोलोगे सर पाकिस्तान से कहां कंपेयर करो, अमेरिका से करो। भाई अमेरिका से कंपेयर करने के लिए अमेरिका की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या को देख लो। अमेरिका में 99% लोग भी एक ही धर्म के हैं, सारे क्रिश्चियन ही मिलेंगे आपको, 90% तो क्रिश्चियन से मिल जाएंगे आपको। तो वहां भी तो समाज एक जैसा है, क्या वहां गोलीबारी नहीं होती, क्या वहां पर अब देखोगे प्रॉब्लम्स नहीं है अमेरिका जैसे समाज में, बिल्कुल है, ठीक है। तो समाज को भी ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, पर इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी अलग अलग हम मिलजुल कर रह रहे, बड़ी बात है ना, ठीक है। हमेशा निगेटिव नहीं सोचने का यार। फिर शैक्षिक प्रगति की ओर अक्सर समाज के रूप में, हमारा समाज शैक्षिक प्रगति भी कर रहा है, ठीक है। जब से आजाद हुई, तब से हमारा देश आजाद हुआ, तब से संविधान बना, तब से हमने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, ठीक है। भारत के साइंटिस्ट के नाम बताओ, बता दोगे। दुनिया में मतलब साइंस में भारत का कंट्रीब्यूशन है, हम चांद तक पहुंच गए, हमने अलग अलग देशों को बनाई, हमने टेक्नोलॉजी दी। पाकिस्तान के एक बड़े साइंटिस्ट का नाम बताओ तो, पाकिस्तान के एक बड़े इंजीनियर का नाम बताओ तो। लॉकडाउन जब लगा, कोरोना वायरस आया, तो वैक्सीन किन देश ने बनाया पहले? पाकिस्तान ने बनाया, अफगानिस्तान ने बनाया, बांग्लादेश ने बनाया, नेपाल ने बनाया, भूटान ने बनाया? नहीं, भारत जैसे देश ने बनाया, रूस जैसे देश ने, अमेरिका जैसे देश ने बनाया पहले। क्यों? क्योंकि इन देशों में शैक्षिक यानी स्टडी चलती है, हम लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारे वैज्ञानिक बनते हैं, आतंकवादी नहीं। पड़ोस में आतंकवादी बनते भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, शैक्षिक प्रगति की ओर है हमारा समाज। हर माँ बाप, एक गरीब, मैं जब देखता हूं ना, कई बार मैं सुबह निकलता हूं वॉक पे या कहीं काम पर ऑफिस से जाता हूं, तो मैं देखता हूं ना सुबह, वो गरीब मजदूर भी ना बेचारा जो 200 रोजी कमाता है, 200 रुपए दिन के कमाता है, वो अपने बच्चे को कैसे कपड़े पहना के, भले वो जूते नहीं है, टाई ऐसी बंधी है, मटमैले कपड़े हैं, बैग फटा है, लेकिन इतने प्यार से बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते ना, उम्मीद में। वो माँ जब बच्चे का हाथ पकड़ के स्कूल लेकर जाती है, या कोई बड़ी बहन है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को वो हाथ से, इतना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे एकदम बड़ा अच्छा फील आता है, क्योंकि मेरा खुद का बचपन वैसा भी था। मतलब मेरे खुद के माँ बाप इतना, जितना भी पैसा था उसने उस कम पैसे में हमको पढ़ाया, अपनी सारी जरूरतें कम रखी, मुझे और मेरे भाई को पढ़ाया। तो मुझे वो दिन याद आ जाता है यार, कितने बढ़िया से माँ बाप, मतलब अपना बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, उसमें भी सारा पैसा अधिकतर तो पढ़ाई को लगा दे रहे हैं। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं कपड़े खरीदेंगे, नहीं त्योहार मनाएंगे, गर्मी में रह लेंगे, कूलर एसी कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। इतनी खुशी होती ना देखकर मुझे। तो हमारा अभी भी हमारा जो समाज है ना, शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहा है, गरीब से गरीब आदमी भी, ठीक। राष्ट्रीय एकीकृत समाज के रूप में हमारा समाज पूरा राष्ट्र के तौर पर एक है। आप देखोगे तो आप अभी आप देखोगे कोई किसी भी दुनिया में, किसी भी दुनिया तो एक है, अब उस दुनिया में किसी भी देश में जाओ, मैं बिहार से आया हूं, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, होता है क्या ऐसा? नहीं, मैं भारत से आया हूं, ठीक है। और अधिकतर लोग, कुछ नालायक लोग आपको मिल जाएंगे जो लड़ाई करवाएंगे, ये महाराष्ट्र में मराठी बोलो, या केरल में आया तो ये बोलो, वहां यही भाषा चलेगी, ये नहीं बोल सकते, हिंदी नहीं बोल सकते। सबसे बढ़िया बताओ ना, हमारा मध्य प्रदेश है। जो भी लोग बिहार और राजस्थान से आए होंगे ना स्टूडेंट्स, हमारे मध्य प्रदेश में कभी भाषा को लेकर झगड़ा ही नहीं होता। जो भाषा बोल लो, जो जाति बोल लो, जो धर्म बोल लो, हमको सब चलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, मुझे बिहार भी बहुत प्राउड है, सब राज्यों में बहुत प्राउड है। लेकिन आप देखोगे जो झगड़े महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर, या किसी और राज्यों में, साउथ में आप देखते हो ना, वो झगड़ा हमारे यहाँ देखने नहीं मिलेगा आपको। आपको मध्य प्रदेश में झगड़ा देखने नहीं मिलेगा। हमारे इधर सबको वेलकम है भाई, सब लोग आइए हमारे यहाँ, कोई भी भाषा बोलिए, कोई भी धर्म करिए, कोई भी जाति करिए, हमारा मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको सब चलता है भाई, हम एकदम सुखी राज्य के रूप में है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से राज्यों में, अधिकतर राज्यों में नहीं है दिक्कत। इवन कोई मराठी बोलने वाला, साउथ की भाषा बोलने वाला बिहार चले जाना, बिहार के लोग इतने अच्छे से भाई उसको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, इतने बढ़िया से रखेंगे बेचारे। बिहार, यूपी, कहीं चले जाओ, बहुत सारे, अधिकतर पंजाब चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ना, सब बहुत बेहतरीन बेहतरीन लोग हैं। कुछ नालायक लोग सब जगह होते हैं। महाराष्ट्र में देखोगे ना, बहुत लोग अच्छे हैं, कुछ ही नालायक लोग मिलेंगे आपको सब जगह पर, है ना। वही कुछ नालायक अपनी राजनीति के चक्कर में, जब चुनाव आते तभी ये सब तो चोचले चलते रहते कि महाराष्ट्र में रहो तो मराठी बोलना पड़ेगा। जैसे चुनाव खत्म, आधे से ज्यादा जो दूसरे दूसरे राज्य के लोग हैं वही महाराष्ट्र को चला रहे, ठीक है। तब वो बात ही खत्म हो जाती है। ये और ये लोग बोलते भी किसको है? किसी गरीब ठेले वाले को पकड़ लिया, उसको मारा, मराठी बोल। अच्छा, ये जो सलमान खान, ये जो शाहरुख खान महाराष्ट्र में रहते हैं, बॉम्बे में, कभी उनको भी पकड़ो, उनको भी मारो और बोलो दम है तो ये आम जनता को बेवकूफ बनाने का, ये जो पावर है ना, ये इनकी राजनीति, ये इनका दोगलापन है। ये कमजोर लोग हैं, ये नालायक लोग हैं, है ना। इनके घर संस्कार नहीं मिले, इनको दम है ना, इतना ही पावर दिखाना है कि मराठी बोलना है तो जाके सलमान खान का कॉलर पकड़ के बोलो, मराठी क्यों नहीं बोलता? बॉम्बे में रहता है ना, यहाँ पे पिक्चर बनाता है, पैसा कमाता है, मराठी नहीं बोलता। शाहरुख खान को पकड़ो,
नहीं पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? वो गरीब ठेले वाले को, बेचारा जो मेहनत से पैसा कमा रहा है, लोगों को खिला रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको पकड़ेंगे, उसको मारें। क्यों? क्योंकि वो पलटवार नहीं कर सकता, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इनके लिए कमजोर पर पावर दिखाते हैं लोग, ये नालायक लोग जो भी है। ठीक है, खैर ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए ना, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, जो भी भाषा, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव करे, उस पॉलिटिकल पार्टी का बहिष्कार करो, कोई भी हो। नवीन सामाजिक संरचना के विकास के रूप में, समाज में नई नई संरचनाएं, नई नई व्यवस्थाएं, नई नई चीजें के रूप में भी हमारा भारतीय समाज है। हम दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, नई नई व्यवस्थाएं ला रहे हैं। फिर सामाजिक एवं आर्थिक समाधान के प्रयास के में आती है ना, हम समाज में तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, आर्थिक आपके मुसीबत आ रही है, गरीबी है, उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। हमारे जनसंख्या बढ़ रही है, उसको भी हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि हमारे समाज में प्रॉब्लम नहीं है, पर हम एज ए भारतीय, हम उस प्रॉब्लम के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में सोचो, उस प्रॉब्लम का हम, यानी उस परेशानी का हल की बात कर रहे हैं। यानी कोई आर्थिक या सामाजिक संकट हो, उसको हल करने की बात करते हैं, उसमें हल करने का प्रयास करते हैं, पॉजिटिव अप्रोच से काम करते हैं। ऐसा नहीं हमारे देश में प्रॉब्लम नहीं है, पर उन प्रॉब्लम्स को हम वैसे नहीं रहने देते, उसको हम बढ़ाते नहीं है, उसको कम करने की बात करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भारतीय समाज की विशेषता। 2 इकाइयां खत्म, बात करते हैं तीसरी इकाई की। तीसरी इकाई का नाम है भारतीय संविधान एवं शिक्षा, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और भारत के संविधान में शिक्षा का क्या क्या नियम कानून वगैरह रहे, ये सब रहेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारतीय संविधान एवं शिक्षा की बात करते हैं। चलिए देखो, इकाई 3 भारतीय संविधान एवं शिक्षा, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न अगर बात करें तो इस पे अंक भी आवंटित कितने हैं? 15। टोटल मार्क्स इस पर भी कितने अलॉटेड है? 15 मार्क्स इस थर्ड इकाई पर, तीसरी यूनिट पर भी अलॉटेड है, यहां भी 15 अंक ही मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शिक्षा को लेकर कौन कौन सी सूचियां हैं? यानी कि जो भारत की 7वीं जो अनुसूची है, ठीक है, उसमें शिक्षा को लेकर, अब उसमें शिक्षा की बात की, देखो एक सूची में धर्म की बात की गई, एक सूची में अपराधों की बात की गई, एक सूची में राजनीति की बात की गई, तो एक सूची में शिक्षा की बात की है, और किसी में स्वास्थ्य की बात होगी, किसी में किसी भी चीज की बात होगी, अलग अलग सूचियों में। तो जो 7वीं सूची है ना, उसमें शिक्षा की बात होती है। ठीक है, संविधान में जो 7वां, समझो कि 7वां चैप्टर जो होगा, 7वां यूनिट जो होगा, 7वीं सूची, उसमें शिक्षा की बात की गई है। तो 7वीं सूची में अलग अलग सूचियां है, और भी कई सारी लिस्ट है, सब लिस्ट है। तो उसमें एक है संघ सूची, ठीक है, संघ सूची जिसमें जो है संसद की शक्तियों को परिभाषित करती है। संघ सूची में क्या है कि संसद भवन जो है ना, पार्लियामेंट, उसकी क्या क्या ताकतें हैं, वो क्या कर सकती है। संसद का काम है नियम बनाना, नए नियम को बनाना, पुराने नियम को चेंज करना, पुराने नियम को हटाना, नया नियम संविधान में जोड़ना, ये सब किसका काम होता है? संविधान का, ये पार्लियामेंट का, ठीक है, संसद का। तो ये कहां लिखा है? संघ सूची में लिखा है। फिर राज्य सूची, इसमें शिक्षा से संबंधित हुए सभी मामले शामिल हैं जिन पर सामान्यतः राज्य क्या कर सकता है? विधानमंडल विधि पारित कर सकता है, नियम बना सकता है। यानी राज्य सरकार शिक्षा से संबंधित जितने भी नियम बना सकता है, वो इस सूची में। कौन सी सूची में? राज्य सूची में। उसके बाद है समवर्ती सूची, जो मैंने इसके पहले ही बताया था, अभी हम पढ़े थे। यानी ऐसी सूची जिसमें वो सारे काम लिखे हैं जिसको राज्य सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार भी कर सकती है, ऐसी सूची को बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट भी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो समवर्ती सूची में वो सभी मामले शामिल होते हैं, सभी विषय, सभी टॉपिक्स होते हैं जिन पर संसद और राज्य, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों मिलकर इस पर नियम बना सकते हैं, दोनों इसके नियमों को बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब बोलोगे सर अगर क्या बात हो, झगड़ा हो, तो यानी केंद्र सरकार नियम बनाना चाहे और राज्य सरकार नहीं बनाना चाहे तो क्या होगा? तो हमेशा इसमें ना केंद्र सरकार को महत्व मिलता है, क्योंकि वो पूरे देश की सरकार है, उसको पूरी देश की जनता ने चुना है, और वो बड़ा काम करेगी क्योंकि देश भर के लिए काम करेंगे ना, तो इसलिए उसमें केंद्र सरकार को ही पहले क्या होता है? वरीयता मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य लिखिए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले 1986 में बनी थी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में भी आ चुकी है, उसकी बात नहीं करती है। ये सिलेबस हमारा पुराना है, तो 1986 का ही बात करता है, ठीक है, सिलेबस 2019 में चेंज हो गया था। ठीक है, तो और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, और अभी तो लागू हुई है ना, लागू होते होते ही 24-25 आ गया, 2025 आ गया, 2024 आ गया। तो ये पुरानी शिक्षा नीति की बात होती है यहाँ पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी हमारी उस समय, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं? 1986, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि तथा इनके स्तर में सुधार, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन मिलता है, प्राथमिक 5वीं 8वीं तक की जो शिक्षा मिलती है, उसमें और बढ़ोतरी करनी है और सुधारना है। जैसे प्राइमरी में पहले बच्चों को नीचे बैठना पड़ता था, फिर बाद में बेंचेस आ गए, फिर बाद में पंखे लग गए, बाद में फिर ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ते थे, फिर ऐसा स्मार्ट बोर्ड भी आने लग गया है, लैब बन गई है। यानी धीरे धीरे प्राथमिक में शिक्षा में बढ़ोतरी करो, ठीक है, वृद्धि करो, उनका लेवल सुधारो।
फिर शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही शिक्षा प्रणालियों का उपयोग करना, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सभी चीजों का इस्तेमाल करो जिससे शिक्षा जो है ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, यानी लोक व्यापीकरण हो जाए, यानी सभी लोगों तक पहुंच पाए। शिक्षक, शिक्षण पद्धति एवं भौतिक सुविधाओं में सुधार, यानी टीचर्स में और पढ़ाने के मेथड्स में, शिक्षण विधियों में, और भौतिक सुविधा जो फिजिकल सुविधाएं मिलती है, टॉयलेट, वॉशरूम, जैसे किसी स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है तो बाउंड्री वॉल के लिए बनाओ, शौचालय नहीं तो शौचालय बनाओ, स्कूल में साइकिल वितरण करो, किताबें निःशुल्क पहुंचाओ, ये सब धीरे धीरे सुधारना है, धीरे धीरे, ठीक है। और क्या, उत्पादकता बढ़ाने, राष्ट्रीय और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और तेज करना, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एडमिशन हो, बच्चे ज्यादा स्कोर करे, ज्यादा बच्चे पास हो, ज्यादा बच्चे को डिग्री मिले, ये करने के लिए भी अलग अलग प्रयास करने हैं, जो जो हो सकता है सब करो, ठीक है। ये सब चीजें, एक ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास, ऐसा एजुकेशन मेथड बनाना, ऐसा एजुकेशन प्रोसेस बनाना जो सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों का पोषण कर सके, यानी वो शिक्षा व्यवस्था सिर्फ बच्चों को डिग्रियां ना दे, मार्कशीट ना दे, वो बच्चों का सामाजिक विकास, संस्कार भी उन्हें दे, नैतिक विकास, अच्छा नागरिक बनाए, है ना, आर्थिक विकास भी करे, उनको पैसा कमाने लायक भी बनाए, सिर्फ बेरोजगार नहीं बनाए भाई, ठीक। तो यही सब रहेगा, है ना, शिक्षा नीति की हमारी यही विशेषताएं थी उस समय की। अब बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना जो चल रही थी उसका उद्देश्य क्या था? तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के कई उद्देश्य हैं, उनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसी थ्योरी बनाओ, ठीक है, और फिर इसमें लिखना स्टार्ट करो। नंबर 1, सभी बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देना। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना में, विद्यालय योजना में, इसमें पहला उद्देश्य क्या था कि सभी जो बालिकाएं थी, मतलब जो हैं, सभी बच्चियां जो हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा देना, फ्री एजुकेशन। दूसरा, सभी बालिकाओं को आवास उपलब्ध कराना, उनके लिए हॉस्टल, निवास स्थान रहने के लिए व्यवस्था करना, पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराना, बुक्स और शिक्षा के लिए जो भी सामग्री लगती है वो भी उन्हें फ्री में लाना देना। विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी जो बच्चे बहुत गरीब घर से हैं, जिनके पास घर तक नहीं है, सुविधाएं नहीं है रहकर पढ़ने की, खाने पीने की व्यवस्था, इनको पहले हॉस्टल दो, इनको अलग से हॉस्टल देके इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करो ताकि पढ़ लिख पाए, क्योंकि बहुत से माँ बाप के पास पैसा नहीं होता तो बाहर नहीं भेज पाते, पढ़ाई रुक जाती है बच्चियों की। तो अगर बच्चे को खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को भी मिलेगा, तो माँ बाप क्यों रोकेंगे पढ़ाई के लिए? बेटेंगे, जा बेटी पढ़ ले भाई, हमारी बेटी पढ़ लेगी, इससे अच्छा, है ना। माता पिता अभिभावकों को प्रेरित करना ताकि बालिकाओं को विद्यालय भेजे, है ना। इस योजना में भी था कि माता पिता को मोटिवेट करें, उन्हें समझाएं कि आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजिए, है ना, उनका बाल विवाह ना कराइए, उन्हें घर के काम में मत लगाइए, बच्चे को भी पढ़ने लगाइए, है ना, पढ़ने भेजिए, स्कूल भेजिए। ये सब जो है उद्देश्य है किसके? कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक शिक्षा के विकास में जिला परिषद की भूमिका लिखिए। जो प्राथमिक शिक्षा है उसके विकास में जिला परिषद की क्या भूमिका होती है, उसका क्या रोल होता है? जिला परिषद, ठीक है। तो जिला परिषद का जो भूमिका होती है, अब देखो, प्राथमिक शिक्षा के विकास में जिला परिषद की भूमिका निम्नलिखित दी जा रही है, ऐसा बनाओ। नंबर 1, नवीन प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था। जो जिला परिषद होगा उसकी जिम्मेदारी है कि नए प्राथमिक विद्यालय बनाए, न्यू प्राइमरी स्कूल्स बनाए, ठीक है। मान लो कोई गांव बड़ा हो गया तो भाई अब वहां पर सिर्फ 5वीं और 8वीं तक के स्कूल से काम नहीं चलेगा, वहां पर 12वीं तक की स्कूल खोलनी पड़ेगी, है ना। तो एक और स्कूल बनाओ, या फिर गांव जो है कहीं पर क्या होता है कि 1-2 घर बन जाते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे कुछ सालों में 20-25 घर हो जाते हैं, पर वहां पर स्कूल ही नहीं होती, तो वहां पर प्राइमरी स्कूल बनाओ ताकि 5वीं तक के बच्चे वहां पढ़ सके, है ना। फिर भवनों का निर्माण करना, स्कूल के बिल्डिंग्स बनाना, स्कूल के लैब बनाना, भवन बनना चाहिए ना, वहां पर खाना बनाने की व्यवस्था होना, उपयुक्त साज सज्जा प्रदान करना, उन स्कूलों को सजाने के लिए भी जो चीजें लगती हैं जैसे पेंटिंग, पेड़ पौधे, है ना, टॉयलेट बाथरूम है तो वहां भी सामान लगता है, सारी चीजें जरूरी है, खेलकूद का सामान। फिर ग्राम पंचायतों को अनुदान निर्धारित करना, ग्राम पंचायत के पास कितना पैसा आएगा, है ना, ये भी जिला परिषद का ही काम होता है, ठीक है, कि इस ग्राम पंचायत में इतना पैसा जाएगा, अब इससे तुम नाली बनाओ, स्कूल का काम कराओ, जो कराना है कराओ, ऐसा कुछ। ग्राम पंचायतों के शिक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण, ग्राम पंचायत क्या शिक्षा दे रही है, ग्राम पंचायत में कितने बच्चे इस गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्यादा बच्चे दूसरे गांव के आके पढ़ रहे हैं, इस गांव के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे उस गांव स्कूल में, ऐसा तो नहीं है। यानी ग्राम पंचायत का क्या सहयोग है शिक्षा में, है ना, उस गांव के, ये भी देखना जिला परिषद का ही काम होता है। क्लियर? ये सब काम कौन करता है? जिला परिषद, ठीक, ये सब काम शिक्षा से संबंधित जिला परिषद करती है। नेक्स्ट देखिए भाई, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्था के कार्य लिखिए। जो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था है उसके काम क्या है, उसके कुछ काम लिखित दिए जा रहे हैं, देख लो, है ना, कौन कौन से काम करते हैं, ध्यान दे दो सीधा सीधा। नंबर 1, शिक्षा नियोजकों तथा प्रशासकों को प्रशिक्षण देना। जो शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, जो शिक्षा को चलाएंगे, जो निर्देश देंगे, पढ़ाने वाले नहीं लोग,
ऑर्डर्स देने वाले, जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो अध्यक्ष होगा वो थोड़ी पढ़ाएगा, पर वो क्या करता होगा, उसको ट्रेनिंग देना ताकि उसको वो क्या करना है, उसका काम क्या है। अब तो बड़े लेवल पे एग्जाम्पल दे दिया, छोटे लेवल की बात करेंगे। फिर नवाचारों को प्रसारित करना, जो नए नए नियम कानून आ रहे हैं उनको फेमस करना, उनको आप देखना बहुत सारे से काम कराना जो जैसे ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, अभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनके यहाँ भी जब बच्चों का एडमिशन होता है, नया नया पहला दिन होता है, वही बच्चों का स्वागत करते हैं। या मैंने देखा कई लोग स्टेटस बनाते हैं। अब जैसे मेरे पहचान के टीचर थे, मेरे साथ पहले पढ़ाते थे ऑफलाइन कोचिंग में, वो सरकारी शिक्षक बन गए, तो उन्होंने मुझे एक दिन मैसेज किया कि अभिषेक मुझे ये वीडियो एडिट करके दे देना एडमिशन वाला। तो मस्त एक बैनर उन्होंने भेजा था और एक गाना भेजा था, बैकग्राउंड में गाना लगा देना और ये वीडियो लगा, फोटो बैनर लगा देना। फोटो पे क्या लिखा था, एडमिशन प्रवेश प्रारंभ प्राथमिक विद्यालय गांव का ऐसा नाम है ना। तो ऐसा उन्होंने बोला था, मैंने वो वीडियो एडिट किया और सर को भेजा, सर बड़े खुश हुए। अब देखो मुझे अच्छा क्या लगा, ये व्यक्ति सरकारी टीचर है, स्कूल में कितने एडमिशन हो कितने इसको क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, वीडियो बना रहा है ताकि बच्चों का एडमिशन बढ़े। तो गवर्नमेंट टीचर मेहनत भी कर रहे हैं बेचारे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पढ़ने आए, है ना, जबकि उनको कोई मतलब नहीं है, बच्चे नहीं भी आएंगे तो भी उनकी सैलरी फिक्स है, पर फिर भी मेहनती लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, अच्छे लोग। अनुसंधानात्मक कार्य करना है ना, रिसर्च वाले कुछ काम करना, प्रकाशन कार्य करना, पब्लिश कराना। अनुसंधात्मक कार्य मतलब रिसर्च करना कि इस पर्टिकुलर जाति के बच्चों का एडमिशन ही नहीं हो रहा स्कूल में, यानी बच्चे आ ही नहीं रहे उस जाति के लोग, कहां जा रहे हैं, या इस गांव के एक समाज वर्ग के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, या 5वीं तक 8वीं तक पढ़ के लड़कियां स्कूल ही छोड़ दे रही हैं। इन सब पे रिसर्च करते रहना। कहीं पर बच्चे बार बार फेल हो रहे, क्यों हो रहे, इस पूरे इलाके में इस स्कूल में बार बार गणित में बच्चों का रिजल्ट डाउन हो रहा है, फेल हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ऐसे रिसर्च करना है ना, एनालिसिस करना है, सब काम रहता है इनका। फिर प्रकाशन कार्य करना है, पब्लिशिंग, यानी जो भी चीज हुई, योजना, रिजल्ट, कुछ भी उसको पब्लिश करना, उसको प्रकाश में लाना, उसके बैनर बनाना, प्रचार प्रसार करना, ये सब तक पहुंचाना जानकारी, है ना, ये सब ठीक है। तो ये सब काम किसके, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्था के, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं लिखिए। दो भाई, बहुत विशेषताएं होती है, बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है, तो सिर्फ दो ही नहीं लिखे, हम बहुत सारे पढ़ लेते हैं। तो भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा भाई एसी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ठंड लग रही है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं कई सारी हैं, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही है, ठीक है। नंबर 1, लिखित एवं विशाल संविधान। हमारा संविधान रिटन एंड लार्जेस्ट, यानी लिखित रूप में है, लिखा गया एक नियम को। पता है एक देश इंग्लैंड, उसका संविधान लिखित भी नहीं है, उसका संविधान अब हो गया शायद, पहले तो उसका पूरा ओरल ही था, मतलब कहीं लिखा हुआ रहता, ऐसा किताब में फिक्स नहीं था उसका। तो हमारा जो संविधान हमारे देश का रिटन एंड लार्जेस्ट, यानी लिखित और सबसे बड़ा है संविधान, ठीक है। दुनिया जैसे संविधान में, हमारे संविधान में 395 ऐसे आर्टिकल्स है, ठीक है, 395 आर्टिकल्स है, पता है, ये शायद बढ़ भी गए होंगे कम दो, लेकिन 395 दुनिया में सबसे ज्यादा इसी। और दूसरा नंबर का मालूम है, 147 आर्टिकल है। जो दूसरा बड़ा संविधान है ऑस्ट्रेलिया का है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, उसमें सिर्फ 147 आर्टिकल है। तो सोचो कितना जमीन आसमान का अंतर है नंबर 1 के संविधान में और नंबर 2 के संविधान में, ठीक है। अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश, सिर्फ 7 आर्टिकल है वहां पर, ठीक है। तो हमारा संविधान बहुत बड़ा, इसे समझ सकते हो आप। फिर कठोर एवं लचीला। अब कठोर का मतलब क्या है, लचीला का मतलब क्या है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इसे कहते हैं। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मतलब क्या, अगर कोई संविधान कठोर है, इसका मतलब क्या है जानते हो, कि उस संविधान के नियम को बदलना बहुत मुश्किल है। और कोई संविधान मान लो लचीला है, तो उसके नियम को बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर अब देखो दोनों का दिक्कत क्या है, कि अगर कोई संविधान बहुत कठोर है, तो मान लो कोई नियम कानून गलत बन गया, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब का संविधान में लिखा है, अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। अब वहां का संविधान में लिख दिया गया कि इसमें बदला नहीं जाएगा, तो बदल नहीं पा रहे उसको, ठीक है। पर कितने समय हो गया, कितना साल हो गया है ना, जमाना कहां से कहां गया, वो आज भी पुराने तरीके से सजा देते वो लोग। तो कठोर संविधान होगा तो नियम बदल नहीं पाएंगे, है ना, बड़ा मुश्किल होगा। और लचीला होगा ना, बड़ा आसानी से फट से कोई बदल देगा, है ना। जैसे समानता अधिकार फट से हटा दिया, मौलिक अधिकार फट से हटा दिया, धर्मनिरपेक्षता फट से हटा दिया, नहीं ये गलत है। तो एकदम लचीला भी नहीं होना चाहिए, एकदम कठोर भी नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान की यही खासियत है कि हमारे संविधान इतना अच्छा है ना, कि हमारे संविधान में जो नियम बहुत मेन है, जैसे कि समानता का अधिकार, वो 6 फंडामेंटल राइट्स यानी 6 मौलिक अधिकार, ये आजादी, राइट टू फ्रीडम, धर्मनिरपेक्षता, इनको कोई हटा नहीं सकता। ये बहुत कठोर वाले नियम बनाए गए, है ना। इन नियमों को हटाने के लिए ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी बहुत कठिन प्रोसेस है। वो करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं प्रोसेस अटक जाएगी। यानी अच्छे नियमों को बदलना बहुत ही मुश्किल है हमारे देश में। पर कुछ नियम ऐसे हैं जिनको आसानी से बदल सकते हैं। तो हमारा संविधान दोनों है, कठोर भी है, लचीला भी है,
ठीक, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, वो जनता के द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित है। यानी कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आके ये नहीं बोलता कि मैं नहीं मानता, जाओ मैं नहीं मानूंगा भारत का संविधान। भाई कितना भी तुम बोल लो, लेकिन तुम मानते क्यों हो? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भारत का संविधान हमारे भारतीय लोगों ने बनाया, बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, कई लोग जो थे वो सब हमारे ही भारतीय लोग थे, हमारे लिए ही संविधान बनाया, तो हम ही फॉलो करेंगे ना। तो हमें लगता है कि ना हमारे अपनों ने नियम बनाया, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हमारा संविधान। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक है। यानी रिपब्लिक का मतलब नियम कानून लिखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, उसी से चलता है। और लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, यहां पर जनता के द्वारा नियम कानून चलता है। जनता किसी को नेता बनाती है, फिर वही नेता, मतलब जनता किसी को चुन लेगी, नेता बना देगी, फिर वही नेता संसद में नियम बना देगा लोगों के लिए। तो लोगों ने अपने लिए नियम बनाने के लिए दूसरे लोगों को चुना, तो इनडायरेक्टली जनता ही रूल कर रही है, यानी लोगों के द्वारा सिस्टम चल रहा है। और कोई नेता बनता भी है तो विदेश से आकर नहीं बनता, वो नेता हमारे बीच से ही रहता है, लोगों के बीच से ही रहता है। तो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से चल रहा है सिस्टम, इसलिए इसको लोकतंत्र बोलते हैं। कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय पढ़ी लिया हमने इसके पहले, है ना। संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, यानी हमारे यहाँ जो नियम कानून चलता है ना, जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है। यानी कि जो भी नियम कानून होंगे, जैसे ही व्यवस्था चलेगी उसको संसद चलाएगी। यानी हमारे यहाँ क्या नियम होता है मालूम है कैसे बनता है? नरेंद्र मोदी अपने घर में नहीं बनाते नियम, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, लेकिन वो नियम घर में नहीं बना सकते। नियम कहां बनेगा? संसद में बनेगा, जहां पे हारी हुई पार्टी के लोग, जीते हुए लोग, यानी जिसका एक भी व्यक्ति जीता है पार्लियामेंट में किसी भी सरकार पार्टी का, वो भी रहेगा, और जिसके ज्यादा लोग जीते वो भी रहेंगे। यानी सब मिलकर नियम वहां बनाते हैं देश में। और संसद का देखना, लाइव टेलीकास्ट होता है, यानी हम सब देखते भी है लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, कौन नेता क्या बोल रहा है, कौन नेता किस नियम को बनाने देना चाहता है, कौन किस नियम के खिलाफ बोल रहा है, ये सब दिखता है हमको, जनता को। तो हमारे यहाँ संसाधनात्मक शासन व्यवस्था चलती है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। ठीक, ये सब हमारे भारतीय संविधान की खासियतें हैं। आप बोल सकते, इसमें और चीजें ऐड कर सकते हो आप चाहे तो। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, फिर मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। ठीक है, हमारा संविधान जो है वो कह सकते हो एकल नागरिकता देता है, सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे संविधान में ये लिखा है कि भारत के किसी भी प्रांत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाएगा। ठीक है, आप बोलोगे इसमें क्या है? नहीं भाई, अमेरिका जैसे देशों में कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में रह रहा है और न्यूयॉर्क में रह रहा है तो उसको दो सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक तो वो अमेरिकन सिटीजन है और दूसरा न्यूयॉर्क का भी सिटीजन है। हमारे देश में ऐसा होता है क्या कि हम भारत के नागरिक हैं और महाराष्ट्र के भी नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के भी नागरिक हैं? ऐसा नहीं होता। आप कहीं के भी नागरिक हो, आपको भारत का ही माना जाएगा। पर बहुत से देशों में ऐसा नहीं होता, अलग अलग संविधान में अलग अलग नियम है। हमारे देश में नहीं, हमारे देश में नियम है एकल नागरिकता, हम सिंगल सिटीजनशिप देते, बस तुम कहीं भी रहो भारतीय कहलाओगे, बस, है ना, ऐसा। नेक्स्ट आगे देखिए भाई, शालेय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। जो शालेय संस्कृति होती है, जो स्कूल वाला कल्चर होता है, उसकी विशेषताएं बताइए खास। तो शालेय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1, जीवन कौशलों के विकास में सहायक। ये जीवन के जो कौशल स्किल्स होते हैं लाइफ में, उनमें स्कूल मदद करता है। स्कूल में सीखते हो ना जीवन को भाई अच्छे से ढंग से जीने के लिए। ठीक है, अब जैसे हम अगर अपने नॉर्मल जीवन में है, मान लो कोई व्यक्ति स्कूल ना जाए तो ढंग से बाजार नहीं कर पाएगा, बाजार में मोल भाव करना पड़ता है, हिसाब किताब करना पड़ता है। पर वो गणित नहीं सीखे तो हिसाब किताब कहां से करेगा? कौन हेल्प करेगा? स्कूल, है ना। सर्वांगीण विकास में सहायक, स्कूल किसी भी व्यक्ति बच्चे का सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट करा देता है। फिर समायोजन क्षमता के विकास में सहायक, सबको मिलजुल कर रहने के लिए भी स्कूल ही हेल्प करता है। अलग अलग जाति धर्म के लोग, भले मोहल्ले में झगड़ा होगा लेकिन जाके पढ़ेंगे एक क्लास में एक साथ सब भूल के, तो सबको समायोजन शामिल करने में स्कूल मदद करता है। सामाजिक सांस्कृतिक गुणों के संरक्षण, जो भी समाज में संस्कृति होती है वो संस्कृति आपको विद्यालय में देखने मिलेगी, क्योंकि हो सकता है एक समाज में सिर्फ एक ही धर्म का त्योहार मन रहा हो, लेकिन स्कूल में सारे, स्कूल में सभी संस्कृति, सभी कल्चर, सभी धर्म, सबको समान अवसर मिलते हैं। ठीक, सहयोग एवं परोपकार के गुणों के विकास में सहायक, सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे को परोपकार करना, ये सब के गुण भी स्कूल में होते हैं, है ना। एक दूसरे की मदद करना, दोस्तों की साइड लेना, ये सब आप देखते हो ना स्कूल में ही तो होता है ये सब, है ना। मोहल्ले में अगर हम कितने भी झगड़ा हो, असली दोस्ती कहां बनती है? स्कूल में। ठीक, ये सब स्कूल का कल्चर, सारे संस्कृति की विशेषताएं, खासियतें। क्लियर? ठीक, तो ये था हमारा यूनिट 3। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की। इसका नाम है शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार। ठीक है भाई, जितने भी लोग हैं तब तक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए ही देखते हैं, ऐसा नहीं,
इतनी मेहनत हो रही भाई, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दो, है ना, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं और इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए। पर फायदा आप ही का भाई, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखोगे तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी, परीक्षा से संबंधित, रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की जितनी भी न्यूज खबर आती है वो सब भी आपको मिलेगी। ठीक है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, बार बार बता रहा हूं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, स्टडी क्लासेस एमपीटीटी एंड सीटेट, उस चैनल का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि डीएड की परीक्षा होने के बाद तुरंत ही हम वहां पर अपना जो टीईटी का क्लासेस, एमपीटीटी वर्ग 3 और सीटेट उसकी क्लासेस वहां चालू करेंगे। ठीक है, तो शिक्षक बनने का अगर आपका सपना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जरूर जुड़े। ठीक, चलिए आते हैं यूनिट 4, जिस पर अंक अलॉटेड है 15, यानी 15 मार्क्स इस पर आवंटित है, 15 नंबर मिलेंगे यहाँ पर इस इकाई को पढ़कर। शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार, ठीक है, एजुकेशन में जो टॉपिक्स चल रहे होंगे उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित ही सारे प्रश्नोत्तर रहेंगे, क्लियर है। ठीक, तो कितने अंकों की इकाई है? 15 इकाई, 1 भी 15, 2 भी 15, 3 भी 15, 4 भी 15 की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब सिस्टम, यानी लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम। ठीक है, लोकतंत्र जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, तो अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है लोकतंत्र, है ना, जनतंत्र जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा चल रहा शासन, जनता के हाथ में शक्ति, पावर। ठीक है, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, आपको पता ही होगा, उन्होंने कहा था इस डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बारे में कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए है। यानी अब देखो, अब लोकतंत्र कैसा सिस्टम होता है, इसमें जनता वोट करती है, जनता ही अपने बीच में से किसी जनता को नेता बनाती है, फिर वही नेता अपने ही जनता के लिए, जिन्होंने वोट दिया था उनके लिए नियम बनाते हैं। यानी देखो ना, आपस में मिलकर सब सिस्टम चला रहे हैं, है ना, इसलिए तो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से, है ना, इसलिए वो सिस्टम है। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है अब्राहम लिंकन की, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत महान, बहुत नाम होता है इनका। और आप सबने अगर जो सामाजिक विज्ञान पढ़े होंगे, सोशल साइंस, तो कभी ना कभी आपने सिविक्स में, नागरिक शास्त्र में जरूर पढ़ा होगा ये डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक, उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। राधा कृष्णन विद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार, है ना, अब इसके हिसाब से लोकतंत्र के बारे में क्या बोला गया है कि लोकतंत्र जीवन यापन का एक ढंग है, इसे कोटेशन बोलते हैं, किसी भी टॉपिक पर कोटेशन ऐड करना। तो लोकतंत्र जीवन यापन का एक ढंग है, न कि केवल एक राजनीतिक व्यवस्था। लोकतंत्र जो है इनके हिसाब से एक सिर्फ सरकार चलाने की व्यवस्था नहीं है, ये जीवन को जीने का तरीका है। ठीक है, जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां के लोग कैसे रहते हैं, जिस देश में लोकतंत्र नहीं है, जैसे चाइना में लोकतंत्र नहीं है, वहां कम्युनिस्ट रूल चलता है, जैसे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर जो है एक सिंगल पार्टी, सिंगल धर्म का रूल चलता है ना, तो मिलिट्री रूल चलता है। तो वहां के लोग कैसे रहते हैं देख लो। तो लोकतंत्र से होता क्या है कि जीवन जीने का तरीका बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहां लोकतंत्र होगा वहां अलग जीवन चलेगा, जहां नहीं होगा वहां अलग रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखिए, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई भी 2 उद्देश्य, यानी डेमोक्रेसी में हम क्यों रखते हैं, मतलब क्यों हम जो भी शिक्षा हमारे यहाँ, जैसे लोकतंत्र मतलब जहां डेमोक्रेसी चल रही है, जहां लोकतंत्र चल रहा है, जिस देश में सिस्टम चल रहा है, वहां पर शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। वहां पर जैसे अब हमारे देश में पढ़ाई लिखाई चल रही है, हमारा देश लोकतंत्र देश है, तो हमारे जब पढ़ाते हैं तो वहां क्या पढ़ाते हैं, लोकतंत्र देश में शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। तो लोकतांत्रिक देश में शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, लोकतंत्रात्मक नागरिकता की भावना का विकास। अब लोकतंत्र चल रहा है और इसमें पढ़ाई करवा रहे हैं, तो लोकतंत्र की बुराई करेंगे क्या? नहीं, तो लोकतंत्र अच्छा होता है, लोकतंत्र की तारीफ की जाएगी, यानी लोकतांत्रिक भावना का विकास करना पढ़ाई से। और क्या दूसरा, सामाजिकता की भावना का विकास करना, समाज में रहने लायक सोशलाइजेशन करना, है ना, ऐसा नहीं सबको भड़काना, सब मिलजुल कर रहो, इस तरह की भावना का विकास करना। और क्या, जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, अच्छे नागरिक बनना। इससे तो आप देखो ना, अक्सर किताबों में पढ़ाते नहीं है, वोट देना चाहिए, प्रॉपर सरकार बनानी चाहिए, हमें सरकार से सवाल करना चाहिए, राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, ये सब क्यों पढ़ाते? इससे लोकतंत्र मजबूत होता है ना। तो लोकतंत्र में बोला गया है कि लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए सारे काम होने चाहिए। ठीक, व्यवसायिक कुशलता का विकास, भाई व्यवसायिक कुशलता भी आना चाहिए, यानी बिजनेस करना भी सिखाया जाता है, बिजनेस भी ढंग से होना चाहिए, लोग अच्छा बिजनेस कर सके, अच्छा पैसा कमा सके, देश में मदद कर सके, इसके लिए भी तो हमारे शिक्षा दी जाती है।
ठीक है ना। लोकतंत्र भाई चलेगा कैसे, लोग कैसे, और लोग कैसे चलेंगे, पैसा कमाएंगे, जरूरतें पूरी होंगी तभी ना चलेंगे। ठीक, फिर धार्मिक सहिष्णुता का विकास, धर्म को सह बयाना, सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों को अपनाना, है ना, इसका भी विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ किसी भी आप देखोगे, किसी भी किताब में, एनसीईआरटी बुक होगा या जो भी आपको साइंस पढ़ा रहे होंगे या विज्ञान पढ़ा रहे होंगे, जो भी पढ़ा रहे होंगे, आप देखोगे तो किसी भी किताब में लिखा कि सिर्फ हिंदू को मानो मुस्लिम को मत मानो, या सिर्फ मुस्लिम को मानो हिंदू को मत मानो। सब किताब में हमारा क्या पढ़ाया करते हैं कि सभी धर्म एक है ना, ईश्वर अल्लाह सब एक है, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। याद रखना, ये सिर्फ लोकतंत्र देश में होता है, आसपास के देशों में नहीं होता। ठीक है, आसपास के देश में नाम ले लो, अगर पाकिस्तान के नाम ले लूं तो पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है, वहां पर बाकायदा किताबों में लिखा होता कि एक ही धर्म सबसे अच्छा है, यही धर्म की बात मानो, यही धर्म करो। हमारे देश में ऐसा होता है क्या? नहीं। हमारे देश में क्या बोलते हैं कि सभी धर्म अच्छे हैं, सब मिलकर रहो, एक साथ रहो। तो लोकतांत्रिक देश में धार्मिक सहिष्णुता होती है, यानी एक अलग अलग धर्मों को लोग एक साथ सह लेते हैं, कोई किसी का नुकसान नहीं करता। अब बोलोगे नहीं सर झगड़ा होता है, अरे नालायक लोग कहां नहीं होते यार। आपने झगड़ा किया क्या, आप बताओ, आपने हिंदू से जाकर झगड़ा किया या आपने मुस्लिम से झगड़ा किया? नहीं ना। आप जैसे अच्छे लोग समाज में अधिकतर 90% सब अच्छे ही हैं भाई। ठीक है, ये मीडिया पे वही दिखाते हैं, अच्छा तो नहीं दिखाते, बुराई दिखाते हैं, हमको लगता है बुराई हो रहा है, ऐसा नहीं है। नेतृत्व के लिए शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जिसमें लोग लीडर बने, नेतृत्व करें, आगे बढ़े, डेवलप हो, कामयाबी हासिल करें, हमारे शिक्षा में ये सब उद्देश्य शामिल है। तो लोकतांत्रिक देश की शिक्षा के उद्देश्य ये सारे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, शिक्षा में उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा में उदारीकरण करना यानी कि लिबरलाइजेशन करना। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, यानी कि नियम कानून में थोड़ा छूट देना, यानी नियमों में ढील लाना, और क्या करना, बाहरी दुनिया से जो जो मदद मिल सकती है वो मदद लेके सुधारना शिक्षा को, उसी की बात करना है। ठीक है, तो उदारीकरण का अर्थ क्या है? औद्योगिक, और औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रीज, और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विसेज, है ना, इनमें विभिन्न गतिविधियों से संबंधित नियमों में स्वतंत्रता देना। यानी देखो, आपके देश में अगर व्यापार पे रोक है कि बाहर के लोग आके व्यापार नहीं कर सकते, दूसरे देश के लोग आके फैक्ट्री नहीं खोल सकते, सामान नहीं बेच सकते, तो ये जो है ना, ऐसे नियम, कठोर नियमों को हटाना, है ना, व्यापार में छूट देना, सबको व्यापार करने देना, फैक्ट्री लगाने देना, कोई बिजनेस चालू करने देना, इस तरह की छूट देना, इसे ही उदारीकरण कहते हैं एक्चुअल में, यही लिबरलाइजेशन है। ठीक है, तो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों में संबंधित नियमों से स्वतंत्रता देना, और विदेशी कंपनियों को घरेलू क्षेत्र में व्यापारिक और उत्पादन इकाइयों को लगाने हेतु प्रोत्साहित करना, इससे उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, पता है आप सबने अगर 80s और 90s की मूवीज देखी होंगी, 1980 1990 गोविंदा अमिताभ बच्चन की मूवीज, तो आप सबको ना वहां पर ये ऐसे डब्बे वाली कारी दिखाई देती होंगी। अरे यार थोड़ा मेरा ड्राइंग खराब है, ठीक है, खराब नहीं मतलब बहुत खराब है, ऐसे खराब है, ऐसी कार ही दिखती थी, ऐसी कार होती थी, या वो ऐसी मारुति एम्बेसडर ये देखी होगी आपने, है ना, ये ऐसी कार मिलती थी, सफेद डब्बा नहीं कि आगे पीछे दोनों एक जैसी दिखती थी, वैसी कार दिखती थी। अब क्यों? कितने अमीर से अमीर लोग होते थे ऐसी कार में चलते थे, क्यों? हमारे देश में कार बनाने की फैक्ट्री ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि विदेशी कंपनी को हम आने नहीं देते थे, हमारे यहाँ नियम बना था कि विदेशी कंपनी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि विदेशी कंपनी, अंग्रेज कंपनी व्यापार करने के बहाने तो आए थे, देश पे कब्जा कर लिया था, तो हमारी सरकार नहीं चाहती थी कोई विदेशी कंपनी आए। ठीक है, इसलिए हमने बैन लगा रखा था। इसलिए आप देखोगे हमारे देश में कारें नहीं बनती थी, वो मारुति ही कार ही मिलती थी सबको, मारुति 800, वो डब्बा वाली कार सबके पास रहती थी, या मारुति एम्बेसडर देखोगे तो, है ना, वही कारें रहती थी। फिर 1992 में हमारे यहाँ उदारीकरण हुआ, नियम बदला। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री थे, बड़े अच्छा कानून बनाया उन्होंने। ठीक है, कि अब हमारे देश में विदेशी कंपनियां आ सकती हैं। फिर हमारे देश में अलग अलग विदेशी कंपनियां आई, होंडा जैसी कंपनी आई हमारे देश में। अब देखो आज बड़ी बड़ी कंपनियां, फोर्ड से लेके, है ना, बहुत बड़ी विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं, और हमारे देश में एक से एक स्मार्ट मॉडर्न कार दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उदारीकरण से हुआ, विदेशी कंपनी आई, यहाँ पर कंपनी खोली, हमको नौकरी भी मिली, साथ ही साथ हमको नई नई चीजें भी इस्तेमाल करने मिली। ठीक है, तो यही होता है उदारीकरण करने से। ठीक है, अब उदारीकरण से क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। आपको क्या लगता है अगर हम विदेशी कंपनी नहीं आने देते तो ये डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड रहता? यूट्यूब क्या है, विदेशी कंपनी है ना। आज शिक्षा इतनी आसानी से मिल पा रही है घर बैठे, सस्ते दाम में, क्यों मिल पा रही है? सिर्फ ऑनलाइन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ विदेशी कंपनी की वजह से, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड, ये यूट्यूब या इंटरनेट इंडियंस ने तो नहीं बनाया, तो विदेशी कंपनी फ्री में क्यों देगी आपको अगर आप उसको अपने आने नहीं दोगे तो, है ना। तो उदारीकरण हुआ तो ये सब नई नई तकनीक आई, नई तकनीक आई तो देखो शिक्षा में बढ़ोतरी मिल गई, फायदा हो गया। ठीक है, तो यही उदारीकरण है। उदारीकरण से नई नई तकनीक, नई नई वस्तु, नई नई टेक्नोलॉजी, तकनीक आती है, नई नई वस्तुएं प्राप्त होती है, जिससे समाज में प्रगति होती है, यही उदारीकरण है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, लोकतंत्र में शिक्षक की क्या भूमिका होती है?
लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एज ए टीचर मेरा क्या रोल होगा, आपका हमारा क्या रोल होगा, ठीक है। लोकतंत्र में शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित दी जा रही है। नंबर 1, व्यवहारिक आदर्शों का निर्धारण, ठीक है ना। जो व्यवहारिक यानी कि जो सही व्यवहार होगा, सही आचरण होगा, वो सिखाना चाहिए, ठीक है। एज ए टीचर मैं बच्चों को ये नहीं बोलूंगा कि सरकार बेकार है, सरकार पर भरोसा मत करो। मैं बताऊंगा सरकार अच्छा काम करने की कोशिश करती है, हमें सरकार का सहयोग करना है। सरकार में कुछ भ्रष्ट लोग हैं, उनका विरोध भी करना है। तो एज ए टीचर मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब चोर है, सारे नेता बुरे हैं, ये गलत है, ये नहीं बोलना है आपको, कभी नहीं। सारे पॉलिटिक्स ही गंदी है, ये नहीं बोलना है आपको। देखिए बहुत अच्छे लोग नेता भी तो है ना। आपका काम राजनीति में लोगों को भरोसा दिलाना है, बच्चों को, ना कि भरोसा उठा दो। ऐसा नहीं करना है। बच्चों को भरोसा दिलाओगे तो ही तो बच्चे राजनीति में जाएंगे, और आपके अच्छे बच्चे राजनीति में जाएंगे तभी तो राजनीति अच्छी बनेगी। तो एज ए टीचर हमारा रोल है कि हम क्या करें, आदर्श व्यवहार बताएं उन्हें, है ना, हमेशा आइडियल चीजें बताएं, ठीक। समाज में बुराई है, समाज में गंदगी है, पर बच्चों का पूरा ध्यान गंदगी और बुराई की तरफ नहीं लगाना है। बच्चों का ध्यान अच्छी चीजों की तरफ भी ले जाना है, ठीक है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यानी कि साइंटिफिक सोच, साइंटिफिक अप्रोच डालना चाहिए। यानी बच्चे अंधविश्वास में ना माने, बच्चों को उन्हें साइंटिफिक यानी बच्चों को मजबूर करो सोचने पर कि बच्चों देखो हमारे यहाँ इसरो है, हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने मिशन चंद्रयान चलाया, भारत चांद पर पहुंच गया, भारत जो है मिशन मंगल लॉन्च किया है, भारत जो है मंगल ग्रह पर जाने के लिए सैटेलाइट बना लिया, तुम लोग भी कुछ बनाओ, तुम लोग भी अमेरिका को टक्कर दो, अमेरिका से आगे निकलो। ऐसा बच्चों के अंदर साइंटिफिक सोच डालना एज ए टीचर हमारा काम है। फिर आर्थिक संपन्नता में वृद्धि, यानी बच्चों को बताना कि भाई आर्थिक रूप से देश संपन्न होना चाहिए, आप सक्सेसफुल बनो, आप पैसा कमाओ, आप दूसरों को नौकरी दो ताकि उनका घर चले, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मुझे नौकरी करनी है, तो मैं नौकरी करूंगा तो मैं पैसा कमाऊंगा, पर अगर मैं कोचिंग खोल दूं और मैं वहां 4-5 टीचर्स हायर कर लूं, तो आप सोचो ना, मैं खुद तो पैसा कमाऊंगा, उन 4-5 लोगों को भी सैलरी दूंगा, तो उन 4-5 का भी घर चलेगा। तो इससे क्या होगा, आर्थिक वृद्धि होगी, देश में और बढ़ोतरी होगी, है ना, देश हमारा और अच्छा होगा, गरीबी दूर होगी। तो ये बच्चों को सिखाना। फिर सामाजिक नियंत्रण की शिक्षा, समाज में नियंत्रण में होना चाहिए, गलत चीजें नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना, रिश्वत नहीं देना, दहेज नहीं देना लेना, ये सब समाज में नियंत्रण करने की चीज बतानी पड़ती है एज ए टीचर। बेकारी समाप्त करना, बेरोजगारी खत्म करना, बेरोजगार मत रहो, कोई ना कोई नौकरी करो, कोई ना कोई काम सीखो, कुछ ना कुछ बिजनेस करो, कैसे ना तुम पैसा कमाओ, ये सब सिखाना, है ना। जन्म दर पर रोक, यानी कि जनसंख्या बढ़ने पर रोकना, बताना कि जनसंख्या क्या क्या नुकसान है, ज्यादा बच्चा पैदा करने से क्या नुकसान होता है, ये सब बच्चों को बताना पड़ेगा हमें। एज ए टीचर हमारा रोल है भाई। अपराधियों को सुधारना, कोई गलत करता है, अपराधी होता है, तो उस पर सुधारा कैसे जाए, कैसे इनको ठीक किया जाए, ये सिखाना। सामाजिक सुरक्षा का उपाय ढूंढना, समाज में कैसे सुरक्षा बनी रह सकती है। जैसे एज ए टीचर मैं बोलूंगा, जैसे कि जहां भीड़ भाड़ इलाका वहां ना जाओ। जैसे कोई जैसे अभी आरसीबी मैच जीत गई, तो अब आरसीबी के बहुत बड़े रैली निकल रहे हैं, उसमें मत जाओ भाई, ज्यादा लोग मत जाओ। सेलिब्रेट करना टीवी पर देखकर सेलिब्रेट करो, जरूर नहीं भीड़ भाड़ में जाके भगदड़ मच जाएगी, किसी की डेथ हो जाएगी, है ना। इसके पहले हुआ भी था, है ना, ऐसा होता है बहुत जगह। आप देखोगे जहां भीड़ भाड़ इलाके होते हैं, वहां पर देखोगे कि बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती, तो डेथ हो जाती लोगों की। तो सिखाना पड़ेगा लोगों को, है ना, कि सामाजिक सुरक्षा कैसे करनी है ना। जब बिजली गरज रही हो, बारिश हो रही हो, तो ना निकले, बिजली गिर सकती है, एक्सीडेंट होंगे, हेलमेट पहन कर चलाइए, नियम कानून फॉलो कीजिए, सड़क नियम मानिए। तो ये सब बताना पड़ेगा हमें। भ्रष्टाचार को रोकना, रिश्वत दो नहीं, कोई रिश्वत ले तो शिकायत करो, ये सब चीजें बताना। भ्रष्टाचार को रोकना, सांस्कृतिक विडंबना को दूर करना, यानी संस्कृति से दूर भाग रहे लोग, अपने अपने संस्कृति छोड़ रहे हैं बच्चे आजकल, अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा की तरफ उनके संस्कृति बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिगरेट दारू, है ना, ये सब चालू हो रहा है बच्चों का। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को सिखाना कि नहीं, अपनी संस्कृति मत छोड़ो, अपनी सभ्यता मत छोड़ो, ना। ये सब काम एज ए टीचर हमारा है, आपका और मेरा है, लोकतंत्र में, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए बीच बीच में मैं भी बताते रहता हूं आपको, ऐसा होना चाहिए। आप बोलोगे ये देखो फालतू बातें करने लग गए सर, भाई वो फालतू बात नहीं है। एज ए टीचर मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। आपको टाइम पास करने के लिए हो सकता है डीएलएड पढ़ना हो सकता है आप बस पास होकर डिग्री लेके निकलना चाहते हो, पर मैं एज ए डीएलएड टीचर, मुझे आपको एग्जाम के पास होने लायक भी पढ़ाना है, और एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि मैं अच्छी बातें बताऊं। उससे बीच बीच में बताते रहता हूं, और किसी को लगता है कि बकवास हो रहा फालतू, भाई जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज ए टीचर मुझे अपना रोल प्ले करना ही है। फिर अगला सवाल आ जाते हैं, चलिए देखिए, ठीक है। शाला विकास समिति के कोई 3 कार्य लिखिए। जो स्कूल डेवलपमेंट जो कमेटी होती है ना, जो शाला का विकास करने के लिए बनाई जाती है, क्या उसके काम क्या होता है। शाला विकास समिति जो बनी रहती है,
हर स्कूल में शाला विकास समिति रहती है। तो वो शाला विकास समिति जो रहती है, हर बड़े स्कूल में होता है एक्चुअल में ऐसा, तो हर वो जो शाला विकास समिति है उसका काम क्या है, क्यों बनी है वो, ठीक है। तो शाला विकास समिति के कई कार्य हैं, उनमें से 3 कार्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, या जितना भी पूछेगा आपको परीक्षा में ध्यान रखना। नंबर 1, विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना, यानी जो RTE, राइट टू एजुकेशन, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो बना था, उसमें जो जो नियम कानून थे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मिले, है ना, जो भी नियम कानून उसमें थे, वो नियम कानून पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इनका देखना ही काम है, ठीक है। जैसे मान लो गांव में कोई बच्चे हैं जो 6 से 14 साल के पर स्कूल नहीं आ रहे, उनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो ये पता करे क्यों नहीं हुआ है, उनका एडमिशन कराना, उन्हें स्कूल तक लाना, इनका काम होता है। अब स्कूल तक लाना मतलब रोज उनके घर पहुंच के पकड़ के लाना नहीं, उनके माँ बाप को समझाना, उनका एडमिशन करवाना और प्रेरित करना कि स्कूल आइए, ऐसा कुछ काम। फिर शाला विकास समिति के लिए अभिभावक और शिक्षकों की भागीदारी को सशक्त करना, यानी पेरेंट्स और टीचर्स आपस में अच्छे से मिले, पेरेंट्स मीटिंग हो, टीचर पेरेंट्स के कांटेक्ट में हो, पेरेंट टीचर के कांटेक्ट में हो, शाला और अभिभावक जो है, शिक्षक और अभिभावक एक दूसरे के संपर्क में रहें, ये भी ध्यान रखना, इन्हीं का काम है। फिर विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु कार्य करना, सभी प्रकार के विचार विमर्श करना, छात्रों को प्रोत्साहित करना, ये सब, यानी बच्चों का अगर मान लो रिजल्ट डाउन हो रहा है, किसी सब्जेक्ट में उनके लगातार मार्क्स कम हो रहे हैं, बार बार बच्चे एक ही विषय में फेल हो रहे हैं, कोई विषय उनको समझ नहीं रहा, तो इसमें बच्चों से बातचीत करना, सुधार करना, इस पर काम करना, ये भी इन्हीं का काम होता है, ठीक है, शाला विकास समिति का ही काम होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्य बतलाइए। जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है उसके मेन काम क्या है, इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षक परिषद के एनसीटी जिसे हम कहते हैं ना, एनसीटीई, है ना, ठीक, इसके काम क्या है। एनसीटी ना शिक्षक टीचर से संबंधित नियम बनाती है, टीचर बनने के लिए ये डिग्री चाहिए, टीचर बनने के लिए इतना कोर्स करना पड़ेगा, टीचर बनने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, अगर किसी के पास ये क्वालिफिकेशन है तो ही टीचर बन सकता है, इस तरह के जो नियम होते हैं टीचर से संबंधित, टीचर्स का सिलेबस क्या होगा, है ना, ये सारे जो नियम कानून होते हैं ना, वो सब एनसीटी डिसाइड करती है। तो इसी एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसके प्रमुख कार्य क्या है। तो पहला, एनसीटी भारत के शिक्षण संस्था को मान्यता प्रदान करती है, यानी कोई डीएलएड है, कोई बीएड के कॉलेजेस है, उन कॉलेज की मान्यता कौन देता है, एनसीटी ही देता है, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, यानी जिनको मान्यता मिली है, डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, उन कॉलेजेस में जो सिलेबस होता है डिसाइड करना, इन्हीं का काम है। भारतीय राज्य पाठ्यक्रमों का निर्धारण एनसीटी के दिशा निर्देश द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी जितने भी करिकुलम, पटचर्या और या आप कह सकते हो सिलेबस, जो भी चीजें बनेंगी वो एनसीटी के दिशा निर्देश पर, इनके ऑर्डर्स पर ही बनेंगी। फिर शिक्षकों के भर्ती मापदंड का निर्धारण, यानी शिक्षक भर्ती के लिए जो नियम रहते हैं ये भी एनसीटी ही डिसाइड करती है। शिक्षक भर्ती के नियम क्या रहेंगे, शिक्षक की आयु क्या होगी, रिटायरमेंट की आयु क्या होगी, मिनिमम आयु क्या होगी, और शिक्षक कौन सा कोर्स क्या रहेगा, कौन सी डिग्री होगी तो ही टीचर बन पाएंगे, ये सब जो नियम कानून होते हैं, यानी शिक्षक भर्ती के जितने भी मापदंड होते हैं, रूल बुक जो रहती है टीचर्स की, वो सब रूल बुक कौन डिसाइड करता है, एनसीटी ही डिसाइड करता है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद डिसाइड करता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं 5वीं इकाई पर। हमारी 4 यूनिट समाप्त हो गई, चारों यूनिट 15-15 अंकों की थी। अब हमारी 5वीं और अंतिम इकाई जिसका नाम है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक, यानी टीचर एज ए समाज को बदलने के रूप में कैसा रोल प्ले करता है, ठीक है, यानी एज ए टीचर समाज को कैसे बदलेंगे, कैसे सुधारेंगे। थोड़ा पानी पीने दो भाई, बोल बोल के गला सूख ही जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, कोई बात नहीं, दूसरा है, हाँ, सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक की अगर बात करें, ठीक है, तो इस इकाई पर कुल अंक आवंटित कितने हैं, 10। टोटल कितने मार्क्स अलॉटेड है, यहाँ पर 10 मार्क्स अलॉटेड है, ठीक है। अब समझ में तो आ गया होगा कि सवाल कैसे होंगे, टीचर के ऊपर सवाल पूछेगा शिक्षक के ऊपर, और शिक्षक कैसे समाज को बदलेगा, समाज पे प्रभाव डालेगा, ऐसे ही सवाल होंगे। क्लियर, पहला सवाल, समुदाय की परिभाषा लिखिए। समुदाय मतलब जो समाज होता है ना, समुदाय, ग्रुप, सोसाइटी, उसकी बात करेंगे। समुदाय होता क्या, तो देखो विद्यालय भी एक समुदाय है। समुदाय क्या होता है, जहां पर विभिन्न तरह के धर्म, जाति, तरह के लोग एक साथ आकर मिलकर रहते हैं बिना भेदभाव के, उसे समुदाय बोलते हैं। तो विद्यालय भी क्या है, समुदाय। विद्यालय भी समुदाय के अंतर्गत ही आता है। यह समुदाय के सदस्यों को संस्कारिक बनाने का उत्तरदायित्व निभाता है, ठीक है। विद्यालय की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के लोगों को संस्कारी बनाए। अतः इनके संबंध परस्पर अटूट है तथा एक दूसरे की रक्षा तथा संरक्षण के लिए उत्तरदायी है, यानी समुदाय और विद्यालय दोनों एक दूसरे के परस्पर आते हैं,
यानी विद्यालय कहाँ रहता है? जंगल में। कहाँ रहता है? समाज में ही रहता है, क्योंकि समाज के लोग ही पढ़ाने आते हैं, समाज के लोग ही पढ़ने आते हैं, तो विद्यालय समाज का हिस्सा है। और समाज के जो लोग बनते हैं, जो भी नियम कानून मानने वाला, आगे चल के कहां से पढ़ के निकलते? विद्यालय से। तो विद्यालय समाज को बनाता है और समाज में ही विद्यालय चलता है, यानी एक दोनों का है, समाज और विद्यालय का आपस में अटूट संबंध है। ठीक है, अब एक्चुअल में समुदाय क्या है, इसकी परिभाषा की बात करें तो फ्रैंकलिन जॉनसन ने क्या कहा? इनके हिसाब से समुदाय विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना इसलिए करता है कि अपने विचारों, भावों, आदर्शों, मानदंडों, क्रियाओं एवं परिपाटियों आदि का स्थानांतरण आगे वाली पीढ़ी को कर सके। हमारे समाज में जो चीजें होती हैं, उन चीजों को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएंगे? समाज कैसे पहुंचाएगा? विद्यालय के द्वारा, स्कूल के द्वारा, है ना, बच्चों को सिखा के, नई पीढ़ी को सिखा के। तो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को अपने संस्कारों, अपने विचारों, अपने रीति रिवाजों का हस्तांतरण करती है, किस संस्था के द्वारा? विद्यालय के द्वारा, समुदाय के द्वारा। क्लियर? ठीक, ये हो गया समुदाय के बारे में, विद्यालय के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल, समाज से क्या तात्पर्य है? समाज क्या है? सोसाइटी क्या किसे कहते हैं? समाज की प्रमुख दो आवश्यकताओं को लिखिए। समाज की जो जरूरतें होती हैं, क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है उसकी, वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो पहले यहां पर परिभाषा दी है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ के अनुसार समाज किसे कहते हैं? तो उनके हिसाब से मनुष्य ने, अब देखो, अगर अकेले अकेले रह के जीवन बीत जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, तो रह लेते, पर एक दूसरे के साथ रह के होता क्या है कि एक दूसरे की जरूरतें पूरी हो जाती है। तो मनुष्य ने एक दूसरे का लाभ उठाने के लिए, एक दूसरे की जरूरत पूरी करने के लिए समाज की व्यवस्था की थी। ठीक है, तो मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त को कृत्रिम उपाय किया है, वह है समाज। मनुष्य ने एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए एक सिस्टम बनाया है, एक कृत्रिम, यानी कि आप कह सकते हो मैन मेड है, बनावटी चीज बनाई है, जिसको क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। ठीक है, अब समाज की आवश्यकता क्या है? परिभाषा हो गई। ठीक, अब उसकी आवश्यकता क्या है? तो नंबर 1, व्यक्ति को अपनी जैविक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है। हमें अपने जो कह सकते हो जैविक यानी बायोलॉजिकल जो फुलफिलमेंट है, हमारी जो जैविक आवश्यकता है, जैविक आवश्यकता मतलब खाना, कपड़ा, रहना, है ना, पानी, इन सब की आवश्यकता हमारी कहां से पूरी होती है? समाज में रह के। ठीक है, फिर सामाजिक संबंधों के निर्माण हेतु समाज की आवश्यकता, समाज में जो संबंध स्थापित करने, जैसे विवाह हो गया, है ना, जन्म हो गया, भाई इन सब जो भी संबंध होते हैं इनसे बनते हैं, तो इन संबंधों की स्थापना भी कैसे होती है? समाज में ही होती है। तो सामाजिक संबंध की स्थापना के लिए ही समाज की व्यवस्था की जाती है, समाज आवश्यक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षक की क्या भूमिका है? निर्देशन और परामर्श यानी गाइडेंस देने में, और निर्देश यानी डायरेक्शन देने में, है ना, डायरेक्ट करने में, ऐसा बताने हैं, या करो वो करो, और एडवाइस देने में, इसमें टीचर की क्या रोल होता है? टीचर का रोल क्या होता है? देखो, वैसे तो किसी भी टीचर का सबसे मेन काम क्या है, उसका मेन मुख्य कर्तव्य क्या है, सबसे मेन ड्यूटी क्या है कि वो छात्र को सही मार्गदर्शन दे। देखो, बच्चे तो खुद से पढ़ लेंगे, आप उनको थोड़ा सा समझा दो, बच्चा किताब में देख के सब खुद समझ लेता है, खुद होमवर्क कर लेता है, खुद पढ़ लेता है, पेपर भी वही लिखता है। पर सही रास्ता दिखाना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर नहीं चलना है, ये कौन मार्गदर्शन करता है? टीचर, है ना। कौन करता है मार्गदर्शन? ये मार्गदर्शन शिक्षक ही करता है। तो शिक्षक का मुख्य कर्तव्य छात्रों को सही मार्गदर्शन देना, मुख्य शिक्षा के साथ साथ छात्रों के अंदर जो गुण विद्यमान है उन्हें परखकर आगे लाना। जैसे हम पढ़ा रहे, मैं गणित पढ़ा रहा हूं मान लेते हैं, ठीक है, पर मैं क्या दिन रात बोलूंगा बच्चों को सिर्फ गणित बनाओ, गणित बनाओ? यार तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है, क्यों ना तुम आर्टिस्ट बनो यार, ड्राइंग करते रहो, तुम बहुत अच्छा गाती हो यार, तुम्हारी आवाज बहुत सुर ली, तुम्हें तो गाना गाना चाहिए। यानी बच्चों को मोटिवेट करना है। कोई बच्चा खेल में क्या बहुत बढ़िया खेलता है क्रिकेट, तुम्हें तो क्रिकेटर बनना चाहिए, तुम अच्छा खेलो, क्रिकेट आईपीएल में जाओगे, इंडियन टीम से खेलोगे, है ना। तो ऐसा प्रोत्साहन करना चाहिए। यानी पढ़ाने के साथ साथ टीचर का काम है, शिक्षक का काम है कि वो बच्चों को सही मार्गदर्शन करे, उनके अंदर पहले से जो गुण है उसे और निखारे, उसके लिए प्रोत्साहित करे। डांटे नहीं कि पढ़ाई लिखाई कर, बंद कर खेलना कूदना, है ना, बंद करिए बाकी ड्राइंग, सिंगिंग, ये सब, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे, ये नहीं, ये शिक्षा का काम नहीं है, ध्यान रखिएगा। छात्रों को सही निर्देशन देना, सही परामर्श दिया जाए तो छात्र जो है वो बहुत आगे जा सकता है, वो अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को सामने लाएगा, है ना, उसे बढ़ाएगा, है ना। तो परामर्श और निर्देशन के माध्यम से, यानी सही गाइडेंस, सही एडवाइस के माध्यम से ही छात्रों को हम अवगत करा सकते हैं कि उसके अंदर क्या गुण है। कई बार ना बच्चा कंफ्यूज होता है छोटी उम्र में, कहाँ उतना समझता है, उसे लगता है कि सब पढ़ रहा है तो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे भी ये ड्राइंग छोड़ देनी चाहिए, ठीक। पर अगर कोई सही समय पर बच्चे को गाइडेंस दे दे तो आगे चल वो महान आर्टिस्ट भी तो बन सकता है ना, ठीक। तो इसलिए परामर्श और जो निर्देशन होता है इसका बहुत रोल है, वो बहुत छात्र को कहां से कहां ले जा सकती है, क्या क्या बना सकती है, ठीक, बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल,
यूनिसेफ के अनुसार, यूनिसेफ UNICEF, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के अनुसार बाल श्रम को रोकने के प्रावधान लिखिए। यानी यूनिसेफ ने चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को रोकने के लिए जो नियम कानून बनाए है ना, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो माताओं के लिए सृजन करने के लिए गतिविधियों का आयोजन, यानी माताओं को, जो मदर्स होती है उनको बच्चा पालने के लिए जो अलग अलग एक्टिविटीज होती है ना, वो कराना। ठीक है, ताकि अब माता अगर मान लीजिए बच्चा पालने के उसको ट्रेनिंग देके सिखाएंगे तो वो बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी, बच्चे को सही ढंग से पाल पाएगी, तो इससे बच्चे चाइल्ड लेबर कम बनेंगे। दूसरा, हर समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करना। जो भी समुदाय हो उनके लिए स्कूली शिक्षा यानी स्कूल बना दो। तो माँ बाप बच्चों को काम पर न भेजकर, उनसे काम न करवाकर उन्हें स्कूल भेजेंगे। फिर बच्चों को पढ़ाई के अलावा व्यावसायिक परीक्षण प्रदान करना, यानी बच्चों को पढ़ाई के अलावा पैसा कमाने का व्यावसायिक परीक्षण यानी भी गुण भी देना, यानी उन्हें ट्रेनिंग देना, सिखाना कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है, तो अगर बच्चा पढ़ाएगा भी, साथ साथ पैसा कमाने की चीजें भी सीखेगा, तो माँ बाप तो खुश रहेंगे, क्यों काम पर भेजेंगे, भाई जा तू सीख, इससे पैसा कमाएगा आगे चल के। ठीक, बाल श्रमिक को डेटा संग्रह करना, उनके सुधार के लिए यूनिसेफ हर समय तत्पर रहता है। यानी चाइल्ड लेबर का डेटा कलेक्ट करना कि आज भी इतने बच्चे चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं, या यहाँ पर इतने लोगों ने पढ़ाई छोड़ी, ये लोग बाल श्रम का काम कर रहे हैं, इसका डेटा लाना, उस पर काम करना, उसको सुधारना। ठीक, क्लियर है? ओके, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, अभी बैटरी लो हो रही है पीसी की, मैं थोड़ा ठीक कर दे रहा हूं। हाँ, ओके, हाँ, चार्जिंग खत्म हो रही थी भाई पीसी लैपटॉप की। ठीक, अभी क्लास चलेगी कंटिन्यू। तो यूनिसेफ जो है ये सब काम करता है, इससे बाल श्रम, बाल मजदूरी जो है, चाइल्ड लेबर जो है रुक जाता है। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं बतलाइए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक्चुअल में क्या है? क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की कई विशेषताएं, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। ऐसा थ्योरी बना दो, लिख दो। नंबर 1, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं से हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राइमरी स्कूल में जो मिनिमम फैसिलिटी मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से है। मिनिमम जो न्यूनतम सुविधाएं मिलनी ही चाहिए उन सुविधाओं से है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, प्राइमरी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में, गुणवत्ता में, क्वालिटी में सुधार करना। फिर इस योजना से क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि प्राय कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा हेतु आवश्यक संस्था के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, लैब, जो भी चीजें लगती हैं वो सब प्रदान करना। बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों के लिए स्कूल के लिए जो साइकिल स्कूल आने के लिए, फिर किताबें, ड्रेस मतलब गणवेश, फ्री में किताबें, बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की व्यवस्था करना, बच्चों के खेलकूद का सामान, बच्चों के पढ़ाई प्रैक्टिकल के लिए सामान, ये सब की व्यवस्था कराना है ना। तो ये सब काम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत था। यानी स्कूल में जो जो चीजें लगती हैं, स्कूल को सुधारने के लिए, बच्चों की पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए, इसके लिए जो जो चीजें लगती हैं वो सब कुछ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट, चलिए तो खत्म। यहां पे हमारी पांचों इकाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। तो ये हमारी मैराथन क्लास आज की रही हमारे इस विषय की। ठीक, अब अगला जो हमारा पेपर होगा उसके जस्ट पहले ये भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये मैराथन क्लास आपको पसंद आई है, आपको बहुत काम की लगी, और गारंटी दे रहा हूं उसमें तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे, पर ये भी ध्यान रखना कि जैसे मैंने प्रश्न बताए हुबहू नहीं आएंगे भाई। मैं क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता डीएलएड का, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मैसेज करते बोलते सर आपने जो बताया वो तो आए नहीं। भाई घुमा फिरा के सवाल आता है, डायरेक्टली नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ये 10वीं का कोई पेपर नहीं है कि जो आप रट के गए वैसा ही आ जाएगा और लिख दोगे। भाई टीचर बनने जा रहे हो ना, तो सेम टू सेम सवाल नहीं पूछेगा, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। बहुत सारे लोग पेपर देके आते कमेंट करते सर ये वाला तो सवाल तो आया नहीं था। तो कैसी बातें कर रहे हैं यार, मुझे है ना गुस्सा आता है बहुत। मूर्खों जैसी बातें मत करो भाई, है ना। तुम टीचर बनने आए हो, ठीक है, तो जो टॉपिक पढ़ा दिया गया है उस टॉपिक से मिलता जुलता सवाल आएगा तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लिखना होता है ना। एक दिन पहले पढ़ोगे और रट लोगे और जाओगे बोल दोगे सर ये तो आया ही नहीं, और ये कैसा पढ़ा दिया, आया नहीं। यार मूर्ख जैसी बात मत करो भाई, ठीक है। मूर्ख बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये है जो लोग आके कई बार कमेंट करते बोलते हैं ना, ऐसा होता है भाई। क्वेश्चन पेपर मैं भी देखता हूँ, मेरे पास भी प्रश्न पत्र है। कितने बच्चे आएंगे, थैंक यू सर, वही जो आपने पढ़ा था उससे संबंधित सारा कुछ आया था, उसमें से बहुत सारा आया था। भाई वो झूठ बोल रहे हैं क्या, वो बेवकूफ है क्या? ऐसी बातें मत करो ना। टीचर बने तो अपना लेवल बनाओ एक, आपको रटी रटाई चीजें नहीं मिलेंगी, आपको परोस के नहीं मिलेगा। शुक्र मनाओ कि कॉलेज नहीं जाना पड़ता, वरना रोज कॉलेज जाते ना जब डीएलएड की क्लास करने बैठते स्टूडेंट जैसा, तब समझ में आता क्या होती है पढ़ाई। एक रात पहले, एक दिन पहले पढ़कर और उसमें भी शिकायत करते हो कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये क्या, मत करो, शोभा नहीं देता। टीचर बन रहे हैं, है ना। ध्यान रखो, बोलना पड़ रहा है मुझे ऐसा हार्श गुस्से में, लेकिन ये सच्चाई है भाई, क्या कर सकता हूं, बोलना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, इंटेलिजेंट का इस्तेमाल कीजिए। मिलते जुलते टॉपिक्स के उत्तर लिख कर आइए,
है ना, कि ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, बनाकर लिखकर आइए, समझे, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं करना रट रटाया भाई, टीचर बनने निकले। अगर आप इतना भी नहीं समझते ना तो भाई गलत फील्ड में हो, हाथ जोड़ता हूं। टीचिंग वाला फील्ड आपके लिए नहीं है, फिर रटिए, कोई और काम धंधा ढूंढिए। ये पैसा कमाने के लिए ये फील्ड सही नहीं है। पैसा इसमें बहुत है, बहुत पैसा मिलता है, लेकिन जो दिमाग से टीचर बनता है ना, जो इंटेलिजेंट, जिसके पास स्किल है टीचर बनने की, ध्यान रखिएगा, वही इस क्षेत्र में पैसा कमा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी हिसाब से पेपर देकर आइए। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां तक फैला दीजिए, भेज दीजिए सभी को, है ना। और हाँ, अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, ताकि जैसे वीडियो मैराथन क्लास अपलोड हो तुरंत आप पेपर देकर आओगे। नहीं वाला, जैसे पेपर देकर आओगे दोपहर में आपको क्लास प्रीमियर होते हुए लाइव दिखेगी, नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट की क्लास भी, ठीक। और मिस नहीं करना चाहते तो जरूर देखें। और हाँ, इसमें आपको आई बटन पे इसके एमसीक्यूज की वीडियो भी शो हो रही होगी इस विषय के, है ना। एमसीक्यूज यानी पूरा मैराथन क्लास, इसमें सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हमने इस इकाई के, इस पूरे विषय के कर रखे हैं, वो भी आपको दिख जाएगी, ठीक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो भी देख लें। और आपको पूरे बचे हुए विषयों की कोर्स की तैयारी करनी है, पूरे नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, मैराथन लेक्चर, शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू, सब कुछ चाहिए, तो सब आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारा कोर्स परचेस कर लीजिए। कोई कूपन कोड नहीं डालना है आपको, ठीक है। अब बोलोगे सर अभी तो एग्जाम आ गया, अभी तो पेपर हो गया, अभी ठीक है, तो बाकी बचे हुए 9 पेपर अच्छे से नहीं देने हैं क्या? एक भी पेपर में लटक गया ना बेटा तो फिर से पेपर देना पड़ेगा। आओ फिर बिहार से पेपर देने डबल से, आओ फिर राजस्थान से डबल से पेपर देने द्वितीय चांस में, ठीक है। इसीलिए एक बार में परीक्षा निकाल लो, ठीक है। भले अभी तक कोर्स नहीं ली तो कोई बात नहीं, है ना। कम समय पढ़ने के लिए, शॉर्ट समय में बहुत तैयारी करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्या, जो भी 500 700 जो भी आपको लग रहा है कोर्स में, मान लीजिए वो बड़ा लग रहा है आपको, ठीक है, और फेल हो गए तो क्या होगा? फिर जो 40-30 हजार की फीस भरी है, लाख रुपए की फीस भरोगे, फिर से रिपीट करो, 6 महीने आओ, फिर से खर्चा दो, किराया दो, ट्रेन का टिकट करो, आओ रहो, फिर पेपर दो, समझ में आएगा। फिर एक्स्ट्रा जब होगा ना खर्चा तब समझ में आएगा। तो ये नहीं करना। जरा सा भी कमी लग रही है ना तो फटाफट कोर्स लेके पढ़ाई शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोला कि लोच, अगर कमी लग रही है पढ़ाई में, आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रही है, थोड़ा बहुत डर है, तो ले लो भाई और पढ़ाई शुरू कर दो ना। भले ही एक पेपर हो गया हो, भले ही आपको भी, पर बीच में गैप तो ना पढ़ने के लिए। पढ़ के अगर आप मान लो पास हो गए, बाउंड्री पास, तो बच गया ना आपका खर्चा, बहुत सारा डबल पेपर देने का झंझट बच गया ना, ठीक है। इसलिए जरूरी है, ठीक। तो कोर्स जरूर परचेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, चलिए तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें।